तो बच्चे लेट अस गेट स्टार्टेड। अभी आई एम थिंकिंग आप लोगों को सब न्यू कोर्स एप्लीकेबल है राइट, या आप ओल्ड कोर्स वाले हो? ऑल आर फ्रॉम द न्यू कोर्स ऑन। फिलहाल ना मैं ये वाला आज फर्स्ट टॉपिक है ना आपका, हाँ पता है फर्स्ट टॉपिक है ना, इसलिए मैं जनरल नोट्स है वो उठा रहा हूँ, तो मैं बाद में ले लूँगा। फर्स्ट टॉपिक सबके लिए सेम। तो ना हम लोग बेटा आज स्टार्ट करेंगे अपना डायरेक्ट टैक्स, ठीक है? व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है क्या? हो गया ना, गुड। तो ना इवन दो इनडायरेक्ट टैक्स हैज बीन स्टार्टेड टू यू, बट एज अ वेरी जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं हमेशा एक ब्रॉडर डिस्कशन के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा विथ रिगार्ड्स टू अपना टैक्स, यू नो टैक्स क्या है एंड हाउ वी आर लुकिंग एट द अदर थिंग्स ऑफ टैक्स। तो सिंस आपका इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑलरेडी स्टार्टेड, थोड़ा मेरे को आंसर्स एक्सपेक्टेड है कि तुम लोग थोड़ा सा तो आंसर मेरे को दोगे, जनरली है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है टू डायरेक्ट टैक्स को। तो मैं अगर आपको बहुत जनरली पूछूं बेटा टैक्स के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज टैक्स? जोर से बोलो। टैक्स इज अ बर्डन पेड बाय कंज्यूमर, ओके टेकन। और कुछ? टैक्स इज द अमाउंट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू द गवर्नमेंट, ओके चलेगा। टैक्स इज अ रेवेन्यू इनकम सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, बराबर है। और कोई? ये साइड से कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है? तो अभी है ना मेरे को 3 आंसर मिले, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, बट द बेस्ट फिट आंसर मैं बोल सकता हूँ जो इन्होंने दिया कि टैक्स इज नथिंग बट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो व्हाट हैपेंस इज अपने को ना बेटा समझना चाहिए कि अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, एंड हम लोग जो है, हम कौन है बेटा? पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अपने दोनों के बीच में एक बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है। क्या अरेंजमेंट है? तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो है सर्विस प्रोवाइडर, है ना, एंड द पीपल ऑफ इंडिया हम लोग है सर्विस रेसिपिएंट्स या रिसीवर्स, जो भी आप कहना चाहो। तो गवर्नमेंट ना अपने को बहुत सारा सर्विसेज देती है, ओके। जैसे कि क्या सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट अपने को बेटा? सबसे फर्स्ट हर बच्चा मेरे को यही बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज ओके, क्लियर, करेक्ट, इंफ्रा। और क्या सर्विसेज दे रहा है? सॉरी, एजुकेशन फैसिलिटी, वेरी गुड। और ट्रांसपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रा, हेल्थ केयर, यस करेक्ट। फिर जैसे कि डिफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है डिफेंस, ठीक है, तो ये दे रहा है। एंड ऐसा बहुत सारा है बेटा, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे सर्विस है। वो आपके घर के सामने का कचरा उठाता है, सैनिटेशन दे रहा है, वो पुलिस सर्विसेज दे रहा है, तो आपको गार्ड मिलेगा, वो पासपोर्ट इशू करके दे रहा है ना, बहुत सारा छोटा मोटा सर्विसेज, वो आपको सब्सिडी दे रहा है, ऐसा बहुत सारा सर्विसेज दे रहा है। अब द पॉइंट इज ये सर्विसेज जो गवर्नमेंट अपने को देता है, ओके, ये सर्विसेज देने के लिए भी गवर्नमेंट को करना पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। सुना है ये वर्ड तुमने बेटा, है ना? गवर्नमेंट को करना पड़ेगा क्या बेटा? पब्लिक एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे उसके, जैसे उसको देना पड़ता है सैलरी टू तेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना, गवर्नमेंट स्कूल में का टीचर है उसको सैलरी देना पड़ेगा, डिफेंस के अपने सोल्जर्स है उनको सैलरी देना पड़ेगा। फिर बेटा परचेज करना पड़ेगा ऑफ इक्विपमेंट्स, जैसे अगर उसको डिफेंस चाहिए तो उसको गन्स खरीदना पड़ता है, फाइटर जेट्स खरीदना पड़ता है, शिप्स बनाना पड़ता है, ठीक है, एंड ऑल अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत सारा छोटा मोटा खर्चा है। अब द पॉइंट इज यार, गवर्नमेंट अपने लिए इतना सारा खर्चा करता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इज अ ह्यूज अमाउंट टू बी स्पेंड। अब गवर्नमेंट इतना सारा पैसा लाएगा किधर से, है ना? गवर्नमेंट इतना सारा पैसा लाएगा कहाँ से अपने पे खर्चा करने के लिए? तो कुछ लोग बोलते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है सर, गवर्नमेंट के पास है आरबीआई, तो जब जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए हम लोग आरबीआई को बोल देंगे तू पैसा छाप दे, 100 करोड़ चाहिए, आरबीआई 100 करोड़ रुपए छाप के दे दे, तो आरबीआई दे देगा प्रिंट करके, चलेगा नहीं? क्यों? उससे क्या बनेगा बेटा? इन्फ्लेशन। अभी तुम तो ये देखो, अभी है ना, माई थिंग विल बी यूजुअली आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू समथिंग वेरी वेरी न्यू और डिफरेंट, बट विल टीच इट इन अ मैनर कि वो कनेक्ट अच्छे तरीके से हो। अभी ये तुमको भी मालूम था कि
सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है, बट क्यों नहीं बढ़ सकता सप्लाई ऑफ मनी का? और एक भी ये रीजन है ना बेटा कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए बेटा, पैसा हमेशा चाहिए। अब हमको भी पता है कि अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा बेटा? इन्फ्लेशन का क्या होता है, प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट गेट्स हायर, राइट? प्रोडक्ट महंगे होते हैं, पर पैसा ज्यादा आने से प्रोडक्ट कैसा महंगा होगा बेटा? मनी का परचेसिंग पावर डिक्रीजेस। तेरे पास ज्यादा पैसा आने से तेरा परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगा, उल्टे का मनी का परचेसिंग पावर क्या होगा, कम होगा। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो पहला मान के चलो बहुत सारा पैसा आ गया तो मनी का वैल्यू कम होगा। फिर है ना, ऐसा ही जिम्बाब्वे करके एक कंट्री है, मालूम है आपको? वो लोगों ने वैसे ही किया। वो लोगों को ऐसा लगता था कि पैसा छापेगा तो ज्यादा पैसा आएगा, तो वो लोग ने जब भी चाहिए पैसा छापो, जब भी चाहिए पैसा छापो। फिर ऐसा नौबत आ गया कि उनको ऐसा एक ब्रेड खरीदने जाओ ना तो ऐसा बैग भर के पैसा लेके जाना पड़ता। तुम इंटरनेट पर कभी सर्च करो, फोटोज मिलेंगे उनके पास 1 करोड़ का नोट है। तो वी ऑल्सो नो दैट कांट बी डन। तो अपने को एक चीज पता है बेटा कि फिर ये सर्विसेज देने के लिए जो खर्चा लगता है बेटा, उसका पैसा किधर से आएगा? उन्हीं लोगों से आएगा ना जो लोग उन सर्विसेज का बेनिफिट उठा रहा है ना? तो यहां से फिर यहां पे कुछ ना कुछ तो पैसा आना चाहिए। यही पैसा एज ही सेड इज व्हाट बेटा, रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, विच वी कॉल एज व्हाट बेटा, टैक्स। बट you must be obviously also knowing that not every country levies tax. हमने सुना है राइट, कुछ कंट्रीज ऐसे जहां पे टैक्स होता ही नहीं। फॉर एग्जांपल दुबई, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, दुबई हैज नो टैक्स। So what do you think? दुबई डज नॉट गिव सर्विसेज टू इट्स पीपल? वी ऑल्सो नो गिव्स। अपने से तो बेटर ही मिल रहे हैं उनको। उधर मालूम है आपको, बस स्टॉप भी एसी है, तो वो लोग तो टैक्स नहीं ले रहे। तो कैसे मैनेज करते रहेंगे बेटा वो लोग सर्विसेज देना? एग्जैक्टली, दे हैव अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जैसा टूरिस्ट रेवेन्यू है। वो लोग ने दुबई को एक बिजनेस हब बना के रखा है, तो इतने सारे चीजें आती है। दुबई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है बेटा, लेट आउट करता है। वो लोग ने क्या करके रखा, बिजनेस पार्क्स बना के रखे हैं बड़े बड़े, है ना? वहाँ पे बिजनेस बड़े बड़े कंपनीज आते हैं, हायर पे लेते हैं। तो वो सब कुछ से ये लोग क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है। अगर गल्फ कंट्रीज देखो तो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ऐसा हथौड़ा मारेगा तो ऑयल निकलता है बेटा, फिर वो ऑयल एक्सपोर्ट कर करके क्या कर रहा है, पैसा। उनको अपने लोगों से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है? सो दैट इज हाउ थिंग्स मैनेज। बट येस, कंट्रीज लाइक इंडिया विल हैव टू नीड व्हाट बेटा, टू कलेक्ट व्हाट बेटा, टैक्सेस। ठीक है? तो द होल पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ये वाला जो छोटा मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ, इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न। करेक्ट है बेटा? आप अभी इतना पूरा टैक्स पढ़े, बहुत बड़ा डिस्कशन होएगा टैक्स का, बिकॉज अराउंड 130 to 140 आवर्स लगता है डीटी पढ़ाने के लिए। ठीक है? तो अपने को मालूम तो होना चाहिए ना यार, क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्या फायदा है उसका। तो इट इज़ अ वेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट बाय पेइंग व्हाट बेटा, टैक्स। ठीक है? फिर भी तुमको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे यार मैं टैक्स क्यों भरूं, मैंने तो कोई गवर्नमेंट के सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं किया, मैं कभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं गया पढ़ने के लिए, मैंने तो कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना फ्री में इलाज भी नहीं करवाया। कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है। तो यार दे शुड रियलाइज कि कुछ ऐसे सर्विसेज है जैसे डिफेंस, इससे तो कोई इंडिया वाला बच ही नहीं सक रहा है। तुमको तो चाहो ना चाहो तुम तो डिफेंस के मजे तो ले ही रहे हो। यू फील फ्री टू लिव इन द कंट्री, यू फील सेफ। वाई? बिकॉज 24/7 मेरा उधर डिफेंस फोर्सेस गार्ड कर रहा है यार। नहीं तो अपन कैसा बन जाएगा, अफगानिस्तान जैसा कोई फॉरेन कंट्री को ऐसा एंटिटी आएगा तालिबान जैसा, अपने को कैप्चर कर लेगा। फिर तुमको चाहिए कि ऐसे कंट्री में रहना, इधर बम फट रहा है, इधर से गोली आ रहा है। नो, यू आर फीलिंग सेफ। वाई? बिकॉज इट इज डिफेंस। तुमको रास्ते पे चलने को अच्छा लगता है क्योंकि गवर्नमेंट कचरा उठा के लेके जा रहा है। तो ऐसा तो तुम बोल नहीं सकते कि तुम गवर्नमेंट का सर्विसेज एंजॉय कर ही नहीं रहे हो। तो टैक्स पे करना चाहिए। अब वन थिंग ऑल्सो डू वी अंडरस्टैंड, टैक्स इज अ मैंडेटरी लेवी। बराबर है? तुम्हारे पास चॉइस है क्या, पे करने का तो करेगा, नहीं करने का तो नहीं करेगा। क्यों ऐसा मैंडेटरी लेवी है फिर? एग्जैक्टली, क्योंकि है ना, टैक्स इज लाइक यू नो, जूते दो पैसे लो, पैसे दो जूते लो वाला सीन। हम बोलते हैं तुम सर्विस दो तो हम टैक्स दें, गवर्नमेंट बोलता है तुम पैसा ही नहीं देगा तो मैं सर्विस कैसे देगा। फिर वही हो रहा है, तुम सर्विस दो तो टैक्स देंगे, टैक्स दो तो सर्विस देंगे, गोल 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 घूमे जा रहा है। फिर गवर्नमेंट हैज टू टेक अ स्टेप डाउन, बोला नहीं नहीं, नथिंग डूइंग, टैक्स इज अ मैंडेटरी लेवी, हर एक को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, उसी पैसे से हम क्या करेंगे बेटा,
सर्विसेज नहीं. सो दैट इज हाउ वी लुक एट व्हाट बेटा अपना. गुड. सो देन वी अंडरस्टैंड टैक्स अहेड बेटा इज ऑफ टू टाइप्स. एक है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. बराबर है. एक डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट. अगर मैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करूं तो यस, एग्जाम्पल इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करूं, कस्टम्स है ना तुम लोग को अभी, एंड व्हाट बेटा जीएसटी. पर ये एग्जाम्पल है, मुझे मीनिंग चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स. तुमको क्या लगता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? Burden and the levy is placed on. Perfect. And in indirect tax, the burden can be transferred. So, what do you mean by burden and levy? So, levy is the taxes, but burden is paying the tax. Levy is when tax is applied, whereas burden is transferred. Okay, we'll hold on to that one. अच्छा thought है. तो इसने क्या बोला कि बर्डन और लेवी क्या है, एक दूसरे पे, सेम पर्सन पे है. इन व्हाट बेटा डायरेक्ट टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में burden can be shifted. So let's take an example and try and understand. तो बेटा इधर मिस्टर ए, ठीक है, ये है अपना गवर्नमेंट. तो मिस्टर ए अगर इनकम टैक्स भरने वाला है तो हु शुड पे दैट इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट बेटा? मिस्टर ए ओनली. तो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता है, मैं बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट बेटा बर्डन is on the same person. Levy is also correct, but मैं थोड़ा simplify करके बात कर रहा हूँ कि responsibility and burden is on the same person. But यहाँ पे indirect में क्या हो रहा है कि जब भी मिस्टर ए बेटा होटल में जाता है डोसा खाने को, तो गवर्नमेंट को जीएसटी देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? होटल वाले का. बराबर है ना? क्यों? वो होटल वाला अपना क्या कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो गवर्नमेंट ने बोला तू मेरे को क्या करेगा बेटा, टैक्स ला के देगा. पर होटल वाला भी शान है, वो बोला मैं मेरे जेब से नहीं भरेगा. तू 100 रुपए का डोसा खाएगा तो मैं तेरे को 100 रुपए के बदले तेरे से 118 रुपए लेगा. करेक्ट है? एंड 18 रुपए तेरे से लेके गवर्नमेंट को दे देगा. तो बेसिकली वो खुद के जेब से नहीं भर रहा है, वो जो लेवी का बर्डन है वो आपके कंधे पे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. करेक्ट है? So eventually hotel wala should be paying GST, but hotel wala is collecting from you and paying GST. Eventually you are the one who is paying to the government. तो इधर समझ रहे बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होटल वाला, बट बर्डन किसका है बेटा? आपका है. बराबर है? तो यू आर द वन पेइंग, बट नॉट डायरेक्टली. तुमने होटल वाले को दिया, होटल वाले ने गवर्नमेंट को दिया, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. यू आर पेइंग इट थ्रू अ मीडियम. You are paying it through a medium. So this is how we ideally look at what beta tax. ठीक है? अभी इसमें वापस आई अंडरस्टैंड कि आपको मालूम था, बट जस्ट टू स्टार्ट विथ इट इज अ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है? अब है ना, हाँ एक चीज मेरा बोलने का रह गया. अब आप क्या करोगे बेटा, यूजुअली देखो डायरेक्ट टैक्स में ना एक प्रॉपर नोटबुक बनेगा. ठीक है? ध्यान से सुनो, पहले एक प्रॉपर नोटबुक बनेगा. ठीक है? ये नोटबुक में ना तुम्हारे बहुत सारे सेक्शंस के चार्ट्स वगैरह मिलेंगे, बहुत चार्ट्स बनाएंगे. ठीक है? द चार्ट्स विल हेल्प यू कि जब भी तुम एग्जाम के दिन पढ़ोगे ना बेटा, तब तुमको नोट्स में बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हार्डली 10% तुम नोट्स यूज़ करोगे, बाकी 90% इज द नोटबुक दैट यू आर गोइंग टू मेक इज गोइंग टू बी द बेस्ट. तो एग्जाम के दिन ना इट बिकम्स वेरी इजी फ्रॉम द चार्ट्स व्हेन यू लर्न. ठीक है? तो नोटबुक बहुत अच्छा बनाना, नोटबुक बहुत संभाल के रखना, किसी को देना मत जेरोक्स बीरोक्स मारने के लिए. घूम गया ना तुम बहुत लॉस में चला जाएगा. एंड वो नोटबुक तुमको ना फाइनल्स में भी काम आएगा, क्योंकि फाइनल्स में ना कोई तुमको इंटर का डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ाने वाला. फिर से फाइनल्स में अपना अलग पढ़ाई होता है. करेक्ट है? तो वो नोटबुक तुमको काम है. हाँ थोड़ा सा तो चेंज आएगा लॉ में, बट ऐसा पूरा लॉ तो चेंज नहीं होता. तो बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, तो वो संभाल के रखना नोटबुक. ठीक है? आई वॉन्ट यू टू गेट गुड. वो 5 कलर्ड पेन होता है ना, वो पेन लेकर आओ. अपने पास ना बहुत सारा कलर्स भी लगेगा अपने को. ठीक है? एंड द कलर्स विल रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल वी एक्सप्लेन. तो वो कलर के रेफरेंसेस मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ है. तो मैंने अगर ब्लू में लिखा है, यू आर सपोज टू बी राइटिंग इन ब्लू. मैंने अगर ब्लैक में लिखा है, यू आर ऑल्सो सपोज टू बी राइटिंग इट इन ब्लैक, क्योंकि मैं वही रेफरेंस से पढ़ाऊंगा कि देखो ब्लू में लिखा था, देखो ब्लैक में लिखा था. तो मेरा ब्लू आपका रेड हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो तुम ढूंढते बैठोगे कि किधर क्या है करके. करेक्ट? दैट्स नॉट द थिंग. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बेटा,
आई विल बहुत एलैबोरेटली एंड बहुत अच्छे से आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑब्वियसली एनी डाउट यू हैव यू कैन प्लीज आस्क, एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड यू आस्क, ठीक है। बट जब ये सम्स आएंगे ना बेटा, सम्स तुम पहले एक खुद ट्राई मारोगे। फॉर दैट आई वॉन्ट यू टू गेट अ रफ बुक। रफ बुक का काम ये होगा कि सम्स है ना तुमको सिर्फ स्क्रिबल करके सॉल्व करने हैं, उधर प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, उधर सिर्फ क्या चाहिए बेटा, आंसर चाहिए। द होल पर्पस ऑफ द एक्सरसाइज इज कि जब तुम है ना बेटा एक्सप्लेनेशन सुन के खुद अप्लाई करके वो सम अगर सॉल्व करने को सीख गया ना बेटा, एग्जाम में कुछ भी आने दे तुम आराम से सॉल्व कर पाएगा। बट यू हैव टू डेवलप दैट आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, ठीक है। अपना टैक्स में ना थ्योरी लिखने का बहुत कम आता है, यू विल हैव अ लॉट ऑफ व्हाट बेटा क्वेश्चंस ओनली टू सॉल्व। तो तुमको ना वो रटने वाले में कोई मतलब नहीं है, तुमको प्रोविजन याद रखना पड़ेगा, लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है। प्रोविजन मालूम होना चाहिए, ये करने पे ऐड होगा, ये करने पे लेस होगा, ये एग्जेम्पशन है, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल नहीं है, ऐसा सब याद रखना पड़ेगा। तो ना लैंग्वेज का अपने को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इधर। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है विद द लैंग्वेज ऑब्वियसली दैट आई विल हाईलाइट, वो वैसा का वैसा ही लिखना है आपको जैसे मैं बताऊंगा। बट स्क्रिबलिंग के टाइम पे खुद सॉल्व करना, ग्रुप में सॉल्व नहीं करना, ठीक है। विद अ सिंपल थिंग, एग्जाम में ग्रुप नहीं बैठने वाला ना, तुम अकेला बैठेगा, तो तुमको अपना अक्कल लगाने को मिलना चाहिए बेटा, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट आउट। कभी कभी ऐसा भी होता है तुमने क्रैक कर लिया, बाजू वाले को बता दिया, उसको समझ में आ जाएगा बेटा, फिर उसका दिमाग चलने का स्कोप नहीं रहेगा। तो लेट्स गिव एवरीवन अ फेयर चांस। तुमको आंसर आता है तो चुप बैठो एंड मेक इट अ पॉइंट कि तुम है ना क्वेश्चन को एंड तक लेकर जाओगे, ठीक है। तुम बुक देखो, नोट्स देखो, वो मेरे को चलेगा, रेफर करो जो भी प्रोविजन है, बट यू हैव टू सॉल्व इट टिल द एंड। बीच में किधर अटक गया ना तो बैठा मत रहने का। सबसे बड़ा इशू वो है कि अपन है ना कभी एंड में नहीं लेकर जाते। तुमने ऐसा नोटिस किया रहेगा, कुछ नहीं आता ना अपन सोचते बैठ जाते हैं, नहीं, कुछ तो करके उसको क्या करने का, एंड तक लेकर जाने का। 90% ऑफ द टाइम्स व्हाट यू मस्ट हैव डन इज करेक्ट। तुमको सिर्फ क्या रहता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना, तो तुम करता ही नहीं, तुम बैठ जाता है। कुछ भी करने का उसको लेट के जाना, राइट रॉन्ग आंसर तो रॉन्ग आंसर, अगली बारी राइट आ जाएगा, तो वो टेंशन नहीं लेगा, ठीक है। दैट इज क्लियर। तो आज तो अपन कुछ सॉल्व नहीं करेगा, तो टुडे यू माइट नॉट नीड द रफ बुक, ठीक है। आज तो अपना एक बुक जो भी रहेगा आप लिखो, अगर फेयर बुक नेक्स्ट लेक्चर में बनाने का तो अच्छे से लिख के लेकर आओ। मोस्टली तुम्हारी छोटे में से 2 से 3 बुक बनेंगी, जो 200 पेज की होती है ना, वो 2 से 3 पूरी बुक बन जाएगी। और ओनली डायरेक्ट टैक्स, अगर तुमको जाड़ा वाला बड़ा लेने का है 400 पेज वाला, तो 400 पेज वाला भी ले लो, वो शायद एक बुक में हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है, तो वो एक बार ही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चा? तो अभी वी अंडरस्टैंड ये पार्ट, इधर गया मैं, हाँ, कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स। आगे बढ़। अभी ना एक चीज मेरे को ये भी समझता है कि मेरे पास ना इनकम टैक्स है, या फिर मेरे पास कस्टम्स है, या फिर मेरे पास जीएसटी है। तो ना whom am I supposed to pay these taxes? गवर्नमेंट। बट डू यू अंडरस्टैंड, अपने पास फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। व्हाट डज अ फेडरल स्ट्रक्चर मीन? गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये सिविक्स 9th स्टैंडर्ड, वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो डू यू रियलाइज अपने पास है सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने पास है स्टेट गवर्नमेंट एंड अपने पास है लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो फिलहाल लोकल अथॉरिटी को नहीं लेते अपन, सिर्फ सेंटर और स्टेट के बारे में बात करते। तो अब मुझे बताओ कि ये जो आप इनकम टैक्स पे करते हो वो कौन से गवर्नमेंट को पे करते, सेंटर को या स्टेट? कस्टम्स, जीएसटी, बराबर है। आपको कैसे मालूम कि इनकम टैक्स सेंटर को पे करना है? कौन बताए? इसमें आते जोर से बोले। हाँ, यूनियन लिस्ट में। ऐसा नहीं बोला सर ने बताया। सर को कैसे मालूम? उनके सर ने बताया। किसी को तो कैसे मालूम रहेगा फिर, है ना। तो ये लोग बोलता है कि ये समझने के लिए कि कौन सा किधर होना चाहिए बेटा, आपको पहले रेफर करने का अपना मदर ऑफ ऑल लॉज, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट बेटा,
तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देर आर आर्टिकल्स, बराबर है, देर आर आर्टिकल्स, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा 246, नहीं 246, वो जीएसटी वाला 246A, 246। तो ये 246 बेसिकली क्या बताता है? दिस 246 गिव्स पावर टू मेक लॉ। 246 क्या देता है बेटा? पावर टू मेक लॉज, ठीक है। तो 246 ने अपने अंदर एक बनाया शेड्यूल 7, करेक्ट है ना बेटा? एक बनाया शेड्यूल 7 के अंदर देन वी अंडरस्टैंड देयर आर 3 लिस्ट्स। कौन सा लिस्ट है? यूनियन लिस्ट। कौन सा लिस्ट है? स्टेट लिस्ट। कौन सा लिस्ट है? कॉनकरेंट। वेरी। अब इन लिस्ट का क्या महत्व है? सिर्फ टैक्स के लिए नहीं। अभी है ना तुम टैक्स पढ़ रहे बेटा, बट द लिस्ट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स। लिस्ट में जो भी लिखा है ना बेटा इधर, उसके रिलेटेड लॉ बनाने का पावर, यूनियन लिस्ट में जो भी लिखा है उसके रिलेटेड लॉ बनाने का पावर सेंटर के पास है। फिर वो कोई भी मैटर हो सकता है। Obviously, when we are learning, we are only learning from the law perspective. But there are everything which the central government can make what beta laws with regards to. State list में जो भी matters लिखे इसको entries बोलते हैं। तो हम we say whatever are the entries in the union list, उसके related law बनाने का power lies with the central government. Whatever are entries in the state list, उसके रिलेटेड लॉ बनाने का पावर लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। एंड वॉट एवर देयर आर रिटर्न एंट्रीज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, उसके लिए सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके कंकरेंटली क्या बनाएगा बेटा? कंकरेंट मतलब साइमल्टेनियस, है ना? साइमल्टेनियसली क्या बनाएगा? लॉ बनाएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लिस्ट। तो मेरे को ये समझता है कि इधर एक एंट्री नंबर 82 है जो बात करता है किसके बारे में बेटा? इनकम टैक्स के बारे में, करेक्ट है? तो देन आई अंडरस्टैंड कि बाय इंसर्टिंग एंट्री नंबर 82 इन द यूनियन लिस्ट, ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज विथ रिगार्ड्स टू व्हाट बेटा? इनकम टैक्स। समझता है फ्लो ऑफ पावर बेटा? सो नो टैक्स कैन बी लेविड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, करेक्ट है? सो बिना लॉ के अथॉरिटी के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटी के कोई भी गवर्नमेंट टैक्स लेवी नहीं कर सकता। और वो अथॉरिटी मिलेगा कहां से? 246 के आर्टिकल के अलग अलग लिस्ट से, करेक्ट है? समझा? अभी ये आई थिंक न्यू है आपके लिए कि आई डोंट नो तुमने इतना इंट्रिकेटली कभी समझा है कि नहीं। अभी इस पे ना क्वेश्चंस नहीं आएगा बेटा, बट फॉर अ गुड अंडरस्टैंडिंग यू शुड ऑलवेज नो। एंड अभी इसी का मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो फिर मैं अगर आपको पूछता हूं फिर जीएसटी कौन सा लिस्ट में आएगा? पर वो वैसा नहीं है, क्योंकि जीएसटी के लिए ये लोग ने एक अलग आर्टिकल ही क्या किया बेटा? इंट्रोड्यूस किया। सो देयर वाज 101st अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिससे एक आर्टिकल नया इंट्रोड्यूस हुआ था 246A, एंड थ्रू दैट आर्टिकल 246A the center and the state are given what beta? Concurrent powers. तो भले यहाँ पे दोनों बना सकते हैं, पर GST is not specifically a matter of a concurrent list. It is a matter of what beta? Article 246. अभी तुम सोचो बेटा, तुम सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को पावर दिया कि ये ले जा, तेरे को पावर देता है तो इनकम पे टैक्स लगा। फिर सेंटर क्या करेगा? तुमको पावर मिलता था तो तुम क्या करता है कभी भी? जैसे कि तुम बचपन में मॉनिटर बना कभी क्लास में, तो टीचर ने तुमको पावर दिया तो तुम्हारा काम क्या था? क्लास को शांत रखने का। तो तुम क्या करता था फिर? हाँ, हाउ? अरे कभी मॉनिटर नहीं बना क्या बचपन में? ऐसा तुम लोग एक्सप्रेशन दे रहा है। तूने देखा तो रहेगा किसी को मॉनिटर बनते हुए। मिसयूज क्यों करना है? हाँ, एक्सरसाइज करेगा ना बेटा पावर। कैसा एक्सरसाइज करेगा? जो बात करे उसका नाम लिखेगा, फिर और बात करेगा तो उसके आगे स्टार बनाएगा। किया है ना तुमने बचपन में बेटा? तो बेसिकली क्या है बेटा? पावर मिलने के बाद
उसको क्या करना पड़ता है बेटा, एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वही किया, बोला अच्छा मेरे को पावर मिला, क्या मैं लेवी कर सकता है क्या, इनकम टैक्स। फिर उसने एक बुक लिया, बुक में लिख दिया कभी टैक्स पे करने का, कैसा टैक्स पे करने का, नहीं पे करेगा तो क्या होएगा। वो बुक का नाम क्या है बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना हुआ है ना बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट है। अरे उसका नाम इनकम टैक्स एक्ट है, उसका नाम क्या बेटा, इनकम टैक्स एक्ट। तो ना अभी ये डिस्कशन का पॉइंट क्या था बेटा, टू मेक यू अंडरस्टैंड। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्ट आता है फिर पावर मिलता है, नहीं नहीं नहीं, पहले पावर मिला, पावर को एक्सरसाइज करने के लिए हमने क्या बनाया, एक्ट बनाया, बराबर है ना। पावर को भी इन बीइंग कैसे लाएगा, तो कुछ तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर कुछ नहीं है बल्कि और क्या बेटा, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आगे आपको पढ़ा देता हूं, देन आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग, सो डोंट टेक टेंशन। व्हाटएवर वी डिस्कस अच्छे से हम लोग लिखेंगे, ताकि तुम बाद में कभी भी बुक खोलोगे ना तो तुमको प्रॉपरली वो सिनेरियो सामने आ जाएगा, तो उसका बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत। ठीक है, चलो, तो वी अंडरस्टैंड नाउ, वी गॉट द पावर। पावर को लेवी करने के लिए क्या बना बेटा, एक्ट। अब है ना, आप कोई भी फिस्कल एक्ट उठा के देख लो। डू यू हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड फिस्कल एक्ट? फिस्कल, ये वर्ड का मतलब क्या है बेटा? So here we are talking about any acts which are relating to what beta, revenue of the government, है ना। any acts which are relating to revenue of the government, इसको हम लोग फिस्कल बोलते हैं। फिस्कल पॉलिसी सुना ना ये वर्ड बेटा, फिस्कल का मतलब एनी पॉलिसी विच इज रिलेटिंग टू रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो आप ना कोई भी फिस्कल एक्ट उठा के देख लो। तो अभी मैं बोलता हूँ इनकम टैक्स इज अ फिस्कल एक्ट, जीएसटी फिस्कल एक्ट है, एनी काइंड ऑफ टैक्स, कस्टम्स है, जो भी रहेगा वो सब सारा का सारा फिस्कल एक्ट है। अभी फिस्कल एक्ट ना बेटा 3 भागों में हमेशा डिवाइडेड रहेगा, इसको हम बोलता है एल, सी एंड सी। अब द फर्स्ट पार्ट इज ऑब्वियसली द लेवी, फर्स्ट पार्ट इज ऑब्वियसली द लेवी। अब है ना, आप ये लेवी को 2 अलग अलग वर्ड्स में भी बात कर सकते हो। इसको हम लोग चार्ज बोल सकते हैं, इम्पोस्ट बोल सकते हैं, बराबर है, ये इसके नाम है। बट मुझे चाहिए इसका मीनिंग, कि अगर आपका एक छोटा भाई है, ठीक है, 8 साल का है, वो पूछता है लेवी का मतलब क्या, तो तू बोलता है चार्ज, वो बोलता है चार्ज का मतलब क्या, तो तू बोलता है इम्पोस्ट, बोलता है इम्पोस्ट का मतलब क्या। तो तुमको ना उसको अलग अलग नाम नहीं देने, तुमको उसको मीनिंग बताना है कि लेवी का मतलब क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेवी? एंड आपने जो बोला था ना कि लेवी और बर्डन, तो वो लेवी बराबर है अपनी जगह, विच इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट लेवी इज एग्जैक्टली नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो मैंने ईज आउट करके बताया था। तो एक्चुअली लेवी का मतलब क्या होगा ये बताओ। ओके, बट थोड़ा और बेटर डिस्क्राइब हो सकता है, करेक्ट है, पर थोड़ा बेटर डिस्क्रिप्शन चाहिए। नहीं, ड्यूटी नहीं। ओके, कैन आई से दिस, सी इफ इट सूट्स, कि लेवी ना एक एक्टिविटी विच अट्रैक्ट्स लायबिलिटी टू पे टैक्सेस या बेटा ड्यूटी। लेवी क्या है बेटा, एक एक्टिविटी है जो करने से द लायबिलिटी टू पे टैक्स और ड्यूटी इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा, अट्रैक्टेड। करेक्ट है? जैसे मुझे बताओ, व्हाट, ऐसा क्या एक्टिविटी करने से यू विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स? जनरल बोलो, स्पेसिफिक नहीं बोला। क्या अर्निंग ऑफ इनकम। अभी तो इनकम किसी भी तरीके से अर्न कर सकता है, जैसे आप बोला सैलरी से भी कर सकता है, घर बेचेगा तो भी पैसा आएगा, ठीक है, बेटिंग करेगा तो भी पैसा मिलेगा, बिजनेस करेगा तो भी पैसा मिलेगा, घर भाड़े पे देगा तो भी पैसा मिलेगा। तो अलग अलग तरीके हैं, बट बेसिक सबका पॉइंट, एक कंक्लूजन क्या है, अर्निंग ऑफ इनकम। सो आई कैन से द लेवी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज द एक्टिविटी ऑफ अर्निंग ऑफ एक्टिविटी। कस्टम्स में लेवी क्या होगा, ये तो जनरल नॉलेज है, सबको मालूम है। द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन, तुमको समझा, हर एक जगह में लेवी एक एक्टिविटी है। किधर भी कोई भी एक्ट में देखो, लेवी मतलब क्या होता है, एक्टिविटी बताएगा, क्या करने से
तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी घाई नहीं करना, तुमने स्टार्ट किया है जीएसटी। जीएसटी में लेवी क्या है, घाई मत करो, सोच के बताओ अच्छे से। सप्लाई, सो नेवर से सब सेल सर्विस, नो। जीएसटी में लेवी क्या है, सप्लाई, सप्लाई ऑफ व्हाट बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब वो बैठता है बराबर बेटा, लेवी क्या है, एक्टिविटी है जो करने से मेरे को क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, करेक्ट है। अब तुम बताओ, एक एक्ट आया फिस्कल एक्ट, उसने लेवी बता दिया कि क्या करने से तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू शुड टेल अस? दूर से कोई बोला अभी? थोड़ा बेटर, कलेक्शन है पर कलेक्शन लास्ट पार्ट है, ये सेकंड क्या बताएगा? अच्छा चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि अपने यहाँ पे अभी एक लेवी बन गया कि जो कोई भी लेट आएगा वो फाइन भरेगा। क्लास का रूल बन गया, लॉ, जो कोई भी लेट आएगा वो फाइन भरेगा। ओके, तो अभी ये लेवी क्या है इसमें, एक्टिविटी ऑफ कमिंग लेट, समझना ना, एक्टिविटी, लेवी का मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ कमिंग लेट। तो मान के चलिए लेट आया, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, दे फाइन, फाइन तो दे, वो छोड़ ना, फाइन दे, रुको फाइन दे। क्यों नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों फाइन नहीं दे पा रहा है, कितना देने का वही नहीं पता, कितना दे, वो ऐसा देता है 1 रुपया दूँ, 2 रुपया दूँ, 150 रुपया दूँ, 100 रुपया, कितना देने का है वो तो बताओ। तो इनकम टैक्स वाला बोला है इनकम कमाएगा ना, इनकम टैक्स दे के जाने का, चला गया। अब इनकम कमाने के बाद हम सोच रहे हैं ओके देने का है तो इनकम टैक्स कितना देने का, कैसे कैलकुलेट करने का, अपने मन से कुछ भी देगा तो चलेगा क्या, नहीं। तो जब वो आपको लेवी बताता है तो ऑब्वियसली उसको कंप्यूटेशन भी तो भाई बताना ही पड़ेगा ना। और आगे आपको एक रूल मिलेगा कि अगर ना लेवी बताया गया है पर कंप्यूटेशन नहीं मालूम, लेवी आगे नहीं बढ़ सकता। यू थिंक अबाउट इट, सो लेवी कुड नॉट मूव अहेड if I am not telling you the computation. So without computation the levy cannot move ahead. ये एक जगह पे इंपॉर्टेंट होगा आगे, अभी याद करना कि मैंने बोला है। एंड टैक्स इतना बेकार सब्जेक्ट है ना, मैं आपको बता के रख रहा हूँ बेटा, कि आप है ना आज जो पढ़ रहे हो ना वो मैं 25वें लेक्चर में बोलूंगा, ये देखो फर्स्ट लेक्चर में ऐसा बोला था, और तुमको याद रखना पड़ेगा। द क्वेश्चंस विल ऑल्सो कम, है ना, जब भी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस विल नॉट बी ऑफ अ सिंगल चैप्टर, क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी ऑफ 2-3 चैप्टर का मिक्स, एंड दैट इज व्हाट मेक्स टैक्स वेरी वेरी फॉर्मिडेबल, एकदम मतलब ऐसा खतरनाक। तुमने एक भी लेक्चर मिस करा ना बेटा तो कहीं ना कहीं तुमको उसका नुकसानी झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि टैक्स इज वेरी इंटरकनेक्टेड। एक ट्रांजैक्शन का 4 जगह इफेक्ट आएगा। दिक्कत ये होगा कि मैं आज आपको चारों नहीं बोल सकता, तो मैं आज आपको एक बताऊंगा और बोलूंगा ये याद रखना, मैं आगे 4 के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर जब चौथे करेंगे ना तो मैं वापस 3 के बारे में आपको बताऊंगा कि ये देखो इधर 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 हमने इसके बारे में बात किया था। तुमको हर लेक्चर में प्रेजेंट रहना पड़ेगा टू मेक यू अंडरस्टैंड, नहीं तो तुम सोचता बैठेगा कि सर क्या बोल रहा है करे। ठीक है, तो इसको ना मैं फ्लैग बोलता हूँ कि मैंने एक फ्लैग रख दिया इधर कि एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमने आज पढ़ा कि व्हेन द कंप्यूटेशन इज नॉट मेंशन्ड लेवी कैन नॉट मूव अहेड। या आगे एक जगह पे अपने को काम आएगा, वो तुमको याद रखने का, करेक्ट है बेटा। तो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट द फिस्कल एक्ट्स का कॉम्पोजिशन। अभी अपने लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अपना इनिशियल 3 चैप्टर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये 3 चैप्टर्स लेवी के रिलेटेड है। उसके बाद बहुत सारा चैप्टर्स आर ऑल रिलेटेड टू व्हाट बेटा, कंप्यूटेशन। तो तुम्हारे पास 5 चैप्टर्स हो गए ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है, वो कंप्यूटेशन है। फिर एक डिडक्शंस का चैप्टर आएगा, एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर आएगा, एक क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर आएगा, ये सब कुछ कंप्यूटेशन। उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू कंप्यूट द टैक्स, वो भी कंप्यूटेशन का चैप्टर। उसके बाद कलेक्शन चालू होगा कि गवर्नमेंट बोलते हैं चल मैंने बताया तेरे को लेवी क्या है, कंप्यूटेशन क्या है, पैसा दे तो सही। तो उसके लिए फिर आपका जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है दैट टॉक्स ऑल अबाउट व्हाट बेटा, कलेक्शन, कि रिटर्न्स कैसे फाइल करना है गवर्नमेंट को, टीडीएस टीसीएस है,
नहीं रिटर्न फाइल करेगा तो क्या होगा, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, रिकवरी प्रोसीडिंग्स, वो सब कुछ किसके बारे में बात करता है बेटा, कलेक्शन। फेयर है। तो दिस इज हाउ वी विल लर्न द होल क्या बेटा, टैक्स है। करेक्ट है। चलो अभी ना ये ब्रीफली थोड़ा लिख लो, ठीक है। डू चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड लेक्चर के बीच में ना कुछ नोट डाउन मत करो, सिर्फ सुनो शांति से, कुछ भी रहेगा ना लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो उतना टेंशन ही मत लो तुम लोग कि बीच में कुछ इंपॉर्टेंट है तो नोट डाउन करो, मिल जाएगा आपको। जैसा दिखता है, जो कलर में दिखता है वैसा एग्जैक्टली तुम्हारा बुक में होना चाहिए। मैंने कुछ कैंसिल किया है तो तुम भी कैंसिल करेगा, मेरे को पूछो मत सर उसको भी कैंसिल करने का है क्या, हाँ वो वैसा है इसलिए बोर्ड पे दिखेगा। तो थोड़ा मैं बड़ा कर सकता हूँ इसको। Can I scroll? और थोड़ा थोड़ा और स्क्रॉल। यहाँ तक हो गया लिखा पूरा। करूँ स्क्रॉल। थोड़ा स्क्रॉल। करे थोड़ा और स्क्रॉल बचा। ये लिस्ट पूरा उड़ा दूं ऐसा। हुआ, आगे बढ़े। सेकंड खाली क्यों रखा है, लिखा है ना उसमें कुछ तो बोर्ड पे, तो बोलना कि बाकी ये करके। ये हुआ क्या सबका। चलो डन।
चलेंगे आगे बच्चा। अब है ना, आगे चल के whenever you are writing your papers, there are these two words which are going to be very very important, जो आपको बहुत जुडिशियसली यूज करना है बेटा। तो वर्ड है आपका लॉ एंड व्हाट बेटा, एक्ट। आपका क्या बेटा वर्ड है, लॉ एंड, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस इन दिस टू वर्ड्स, या दोनों वे वर्ड सेम ही है आपको लगता है? डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? सॉरी, नहीं नहीं नहीं, वो एक्ट को भी करना होगा। लॉ इज बिगर देन एक्ट, तो व्हाट इज लॉ देन? बराबर है, जो आपने बोला करेक्ट है। तो लॉ क्या है फिर? तुमको समझता है बेटा? अभी है ना, ये अगर आपको वर्ड पता नहीं है और आपने गलती से भी कुछ गलत लिख दिया ना एग्जाम में, तो बहुत मार्क्स जाएगा आपका। तो फिर है ना, ऐसे ही कर करके अपना मार्क्स जाता है और फिर अपने को ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं दे रहा है। बट यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ हाउ यू आर राइटिंग द पेपर्स। सी, तुम पढ़ो, अच्छी बात है, तुमको सब्जेक्ट आएगा वो भी अच्छा बात है, बट द टेक्निक ऑफ राइटिंग द पेपर ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट अ प्रॉपर पेपर, तुम्हारा जो भी नॉलेज है ना बेटा, तुम प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो यू विल एंड अप लूजिंग हेविली विद द मार्क्स। तो सिर्फ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं है इधर कि न्यूमेरिकली करेक्ट आया तो मेरे को फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज अ प्रोफेशनल विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। वन ऑफ दिस इज द यूज ऑफ करेक्ट वर्ड्स एट करेक्ट प्लेसेस, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी तुम बहुत सारा लॉस पढ़ने वाले हो, राइट? यू हैव अ लॉ का सब्जेक्ट, तो इन दैट ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये देखो बेटा, लॉ एंड एक्ट का फर्क देख लो एक बारी। अभी अगर मैं आपको ना ऐसे बताऊं कि ये क्या है, तो अपने को क्या समझता है? ट्रेन, बराबर है। तो एक पूरा ये जो मैकेनिज्म चलता है, इंजन हवा में उड़ रहा है पर ठीक है, पूरा जो मैकेनिज्म चलता है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये सब निकाल दूं तो भी तुम क्या बोलोगे? ट्रेन जा रही है। तो तुम क्या बोलोगे? इंजन जा रही है ना बेटा। यू कैन नॉट से इट एज अ ट्रेन। तो बेसिकली डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से ट्रेन, अ ट्रेन is a common word which is used to address a collection of separate parts। जैसे कि एक इंजन होता है, फिर एक फर्स्ट क्लास एसी होएगा, एक 2 टियर एसी होएगा, एक 3 टियर एसी होएगा, एक जनरल डब्बा होगा, एक लगेज का डब्बा होगा, एक पैंट्री कार होगा। ऐसा सब मिला के जो एक मैकेनिज्म बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेन। बट देन यू कैन आइडेंटिफाई, ये फर्स्ट क्लास एसी का डब्बा है, ये पैंट्री कार है, ये लगेज का डब्बा है, ये स्लीपर क्लास है, ऐसा उसका खुद का आइडेंटिफिकेशन भी है। तो दैट आइडियल इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट बेटा? लॉ एंड एक्ट। तो ऐसे करेक्टली से कि एक लॉ के अंदर एक एक्ट होता है बेटा, बट व्हेन आई से लॉ, लॉ कंटेन्स ऑफ ऑल्सो द अदर पार्ट्स विच कम टूगेदर टू रन द होल मैकेनिज्म ऑफ अ थिंग। सो अगर मैं इनकम टैक्स के बारे में बात करूं, तो इनकम टैक्स का ना बेटा पूरा सीन रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए द इनकम टैक्स एक्ट 1961, मुझे उसके साथ साथ चाहिए द इनकम टैक्स रूल्स 1962, मुझे उसके चाहिए अलग अलग सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने इशू किए, मुझे लगेगा अलग अलग तरीके का क्या बेटा? केस लॉस जो कोर्ट ने दिए होंगे, एंड फाइनली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये सारे लोग मिला के इनकम टैक्स को चलाते हैं। So when all of them are collectively addressed, we address it as the income tax law. But अगर मुझे एक स्पेसिफिक चीज का बात करना है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ सेक्शन 4, तो you are supposed to be saying not section 4 of the income tax law. There is nothing like section 4 of the income tax law. It is always going to be section 4 of the Income Tax Act 1961. So whenever you are going to quote a section, तुम सिर्फ section 4 बोल के आगे नहीं बढ़ेगा, तुमको पूरा लिखने का है सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। करेक्ट है। जीएसटी में अभी देखा तुमने, सेक्शन 9 इज योर लेवी, पढ़ा कितना हुआ इंट्रोडक्शन में, तो आगे आएगा सेक्शन 9। जीएसटी में इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें तो सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट भी आएगा, एसजीएसटी एक्ट भी आएगा, यूटीजीएसटी एक्ट भी आएगा। तो तुम अगर पेपर में सिर्फ सेक्शन 9 लिख के आएगा
तो उधर एग्जामिनर को ऐसा सपना नहीं आएगा कि तू बात कर रहा है सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट का, वो तुझे लिखना पड़ेगा। तो इसके आगे ये एक बहुत क्लियर सीन है कि whenever you are writing a section and you should write a section। ये मेरे को ऐसा वापस बेवकूफ़ जैसा क्वेश्चन मत पूछो, सर हमको सेक्शन याद करना जरूरी है क्या, पेपर में लिखना जरूरी है क्या? हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। तुमको क्या लगता है मैं ना बोलेगा तो इंस्टीट्यूट नहीं पूछने वाला है क्या? इट इज एक्सपेक्टेड फॉर यू टू राइट। तो पहले दिन से अपने एक्सपेक्टेशन करेक्ट सेट कर लो भाई कि मेहनत करना है, उतना तुमको सेक्शन करना पड़ेगा। व्हेनेवर वी लुक एट ए सेक्शन, तुम्हारा बुक के पीछे जो फेयर बुक बनाओगे ना, उसके पीछे 2-3 पेज छोड़ के एक सेक्शन का लिस्ट बनाना चालू करो कि ये सेक्शन इसके बारे में है, ये सेक्शन इसके बारे में। जैसे हम अभी बोलते हैं एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, सो दैट इज गिविंग द पावर टू लेवी व्हाट बेटा, इनकम टैक्स, वो लिख दो पीछे, करेक्ट है। फिर और कुछ भी आएगा तो वैसा पूरा तुम्हारा एक लिस्ट बनते चलेगा। फिर जब भी तुम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ टाइम पास नहीं है, तो एक सेक्शन का लिस्ट उठा के नज़र मार लेने का, तो वो बार बार देख के, दिन में 1 बार 2 बार देख के याद होएगा बेटा। ऐसा तुमको ऐसा बुक वगैरह तकिए के नीचे रखेगा तो याद नहीं होने वाला। तो मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए अपने को, ट्रस्ट में। एंड ये अभी से समझ लो, यू आर नॉट वेरी फार फ्रॉम द एग्जाम। तुमको समझ रहा है ना, व्हेन आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट सितंबर, अभी क्या चल रहा है, गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो पढ़ाई करने के लिए तो लगेगा एटलीस्ट। तो यू पीपल शुड बी वेरी क्लियर, अपने को डे अभी से मेहनत फुल होना, खुद पे तरस खाना बंद, खुद को इंसान समझना ही बंद करो। तुमको पढ़ना है बस। इधर 8 घंटा क्लास होएगा तो भी घर पे जाके रात को पढ़ो, रात को नहीं पढ़ने को तो सुबह उठ के पढ़ो, पर पढ़ो बेटा। यू हैव नो अदर एक्सक्यूज इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर समझा बेटा। तो एक्ट और लॉ का डिफरेंस क्या है, बराबर है। अब ना इसको थोड़ा मैं और एलैबोरेट करना चाहूँ तो अपन इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली द मेजर पार्ट ऑफ एन इनकम टैक्स लॉ इज द इनकम टैक्स एक्ट, जो आया कभी बेटा इन द ईयर 1961। इट इज द मेन बॉडी ऑफ द एक्ट जो आपको बताएगा व्हाट इज टू बी डन, इनकम टैक्स चार्ज करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ बताया कौन बेटा, इनकम टैक्स एक्ट। अभी ना बहुत टाइम पे इनकम टैक्स एक्ट जो बताता है बेटा, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो प्रोसेस होता है। तो वो सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं ना बेटा, दैट आर रिटन अंडर द इनकम टैक्स रूल्स। तो इसको ना हम लोग एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्यों? बिकॉज रूल्स कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट। रूल्स एक्ट से बड़ा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बड़ा सबसे क्या है बेटा, एक्ट है। तो जहां पे इनकम टैक्स एक्ट बताता है व्हाट टू डू, रूल्स बताएगा हाउ टू डू दैट। तो अभी इनकम टैक्स बोलता है इसको मारो, तो कैसे मारने का, छड़ी से मारने का, छतरी से मारने का, चप्पल से मारने का, वो रूल्स बताएगा। तो एक्ट बताता है व्हाट टू डू, रूल्स बताता है हाउ टू डू, ऐसा, ठीक है। तो जब जब वर्ड बेटा आएगा एज प्रिस्क्राइब्ड, एंड ये जीएसटी में सब जगह पे ऐसा ही है, सारे लॉ में ऐसे, जिधर जिधर वर्ड आएगा एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब उसके लिए कुछ तो रूल्स बनाया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा अपने पास अलग अलग तरीके के सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। अभी इन जनरल बेटा अगर आप देखो तो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। यूजुअली सर्कुलर्स आर इशूड फॉर इंटरनल सर्कुलेशन एंड नोटिफिकेशन आर इशूड फॉर व्हाट बेटा, एवरीवन। जैसे तुमने एग्जाम दिया था तो अभी तुम देखते हो कि रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया क्या, नोटिफिकेशन आया क्या बोलोगे ना, कभी रिजल्ट है, because that is for everyone. Circular is basically for some specific targeted people. जैसे इनकम टैक्स अगर अपने एम्प्लॉइज को कुछ बताना चाहता है, डिपार्टमेंट के लोगों को, तो वो सर्कुलर निकालेगा। एंड एम्प्लॉइज के साथ साथ नॉर्मल लोगों को कुछ बताना चाहता है तो वो क्या निकालेगा बेटा, नोटिफिकेशन निकालेगा, ठीक है। टिपिकली जो सर्कुलर होता है दैट इज ओनली बाउंड टू द इनकम टैक्स पीपल, पर अपन एसएससी लोग हैं तो अपने को अगर उसका फायदा होता है तो अपन बेनिफिट ले सकते हैं, बट वी आर नॉट बाउंड टू कंप्लाई विद इट। बट नोटिफिकेशन इज बाउंड टू व्हाट बेटा, एवरीवन, एवरीवन शुड फॉलो व्हाट, नोटिफिकेशन, दैट इज सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं सर्कुलर हैज अ लिमिटेड रीच एंड नोटिफिकेशन हैज अ ब्रॉडर रीच, ठीक है। देन यू हैव अलग अलग तरीके का क्या बेटा, केस लॉ। केस लॉ क्या है, कोर्ट का डिसीजन। तो अगर आप बाय एनी मीन्स इनकम टैक्स से डिसएग्रीमेंट में है कि एक इनकम है, आपको लगता है इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, इनकम टैक्स वालों को लगता है इससे टैक्स लगना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे बेटा, झगड़ा करेंगे। तो ऐसा मारामारी नहीं कर सकते अपन जाके, तो अपन कहीं आ जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे।
ठीक है, फिर कोर्ट अपने को उसका क्या देगा बेटा, सोल्यूशन देगा। तो देयर आर स्टेजेस ऑफ गोइंग टू द कोर्ट। तो पहले लेवल में आइडियली तुम जाते हो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। ये मैं ऐसे ही बोल रहा है, आगे आएगा तो अपन फॉर्मली पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ समझ के ले लो। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, फिर कमिश्नर ने अगर तुमको मनचाहा रिजल्ट नहीं दिया तो एक और हायर अप अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, इसको ITAT बोलते हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। उधर भी अगर अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला तो हम जाएंगे हाई कोर्ट, उधर भी नहीं मिला तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, उधर भी नहीं मिला तो हम जाएंगे घर, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज लाइक यू नो, जो भी बोला वो लॉ ऑफ लैंड होता है बेटा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। दो ही सिचुएशन है जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवरराइड होता है, ये भी सुन लो, ये बुक में मैंने लिखवाया है, बट यू शुड नो दिस थिंग्स। तभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवरराइड हो सकता है। एक, सुप्रीम कोर्ट ना वर्क्स इन बेंचेस, ये वाला बेंच नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अ ग्रुप ऑफ जजेस इज व्हाट यू कॉल्ड अ बेंच, ठीक है। तो मान के चल 3 जज ने बोला कि ये XYZ हाँ है, और एक हायर बेंच ने बोला XYZ ना है, तो वो ना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का अर्लियर डिसीजन विल गेट व्हाट बेटा, ओवर रिडन। तो इट कैन बी ओवर रिडन बाय अ डिसीजन ऑफ अ हायर बेंच, ठीक है। जैसे आज मान के चल कोई बोलता है व्हाट्सएप का मैसेज को एविडेंस बोल के कोर्ट में पेश किया जा सकता है कि नहीं, 3 मेंबर बेंच बोलता है नहीं, 5 मेंबर बेंच बोलता है कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, करेक्ट है। या तो अगर एक कोई पुराना डिसीजन होगा जो सेम नंबर ऑफ बेंच का होगा, एंड नया डिसीजन है सेम नंबर का, पर उन्होंने पहले ना बोला था, नए वाले लोगों ने हाँ बोला। तो जैसे पहले वाले 3 लोगों ने बोला था कि व्हाट्सएप को हम एविडेंस बोल के एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर कुछ सालों बाद 3 लोगों ने बोला कि व्हाट्सएप को अपन एविडेंस बोल के एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये लोग बोलते हैं फिर इन दैट केस तुम है ना बेटा, जो लेटेस्ट डिसीजन है ना वो ले लो, क्योंकि शायद तो अभी व्हाट्सएप इतना नया नया रहेगा, इतना प्रिविलेंट नहीं होगा, तो शायद पीपल मस्ट हैव नॉट एक्सेप्टिंग इट। अभी थिंग्स वो चेंज ना, तो नए लोगों को ज़्यादा मालूम होगा आज के हिसाब से क्या है, तो वो कर सकते हैं। अब आप सोचो, बहुत पहले जब ईमेल लॉन्च हुआ था, ईमेल का कुछ वैलिडिटी था क्या? आज है क्या? आज है ना बेटा, आप कंफर्मेशन लेते हो, बिल आता है, बहुत सारा वैलिडिटी। क्यों? ओवर अ पीरियड हो गया ना, तो तभी ऐसा थिंग्स माइट हैव चेंज। अभी बहुत साल पहले जब ईमेल लॉन्च हुआ था, किसने तो तभी डिसीजन दिया रहेगा, नहीं ईमेल को हम एविडेंस बोल के एडमिट नहीं करेंगे। आज तो कर सकते हैं, तो आज शायद सेम नंबर ऑफ बेंच क्या करे बोला है कि कर सकते, तो वो हो जाएगा। तो 2 चीजें, एक और तरीका है कि आप सीधा लॉ में ही चेंज कर दो, जो इनकम टैक्स हमेशा करता है, कभी भी कोर्ट में हार जाता है ना, अगली बार आके सीधा लॉ ही क्या कर देता है बेटा, चेंज कर देता है। तो लॉ में चेंज भी करके आप ओवरराइड कर सकते हो कौन सा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। ये क्लियर है बेटा? तो दैट इज देयर। एंड लास्टली यू हैव अ पार्टिसिपेंट कॉल्ड एज व्हाट बेटा, एनुअल फाइनेंस एक्ट, व्हिच इज नथिंग बट अपना बजट। जो बजट आता है ना हर साल, वो अपने साथ लाता है अमेंडमेंट्स। तो वी लर्न एवरीथिंग अबाउट इट धीरे धीरे कि क्या है। अभी तक थोड़ा बैठ रहा है दिमाग में इनकम टैक्स, हाउ वी आर स्लोली गोइंग अहेड। अभी तक तुम है ना बहुत जनरल का ही बात कर रहे हैं, वी आर नॉट येट डाइव्ड इनटू द इनकम टैक्स, ये थोड़ा ऊपर का है। अभी ना तुम नेक्स्ट ये लिखोगे, बराबर है, ये लिख के ना बेटा मुझे ये भी आगे लिखवाना है आपको, इसके लिए ना बेटा 10 लाइन छोड़ोगे, ठीक है। ये याद से 10 लाइन्स छोड़ना, एंड उसके बाद ही आगे का कॉन्सेप्ट लिखना, ठीक है। पहले इतना लिख लो, देन यू कैन टेक योर 10 मिनट का ब्रेक एंड देन विल गो अहेड, पर 10 लाइन छोड़ना जरूरी है। ओके, 1 मिनट दोगा, 1 मिनट, जस्ट कुछ याद आया। ये क्या इनकम टैक्स लॉ है ना बेटा, एंड यहाँ पे डू यू रियलाइज क्या दिया है अपने को इधर आर्टिकल 246 ने? वो एक्ट बनाने का पावर नहीं है, बोले लॉ ही बना दे, एक्ट बना, रूल्स बना, रेगुलेशन बना, नोटिफिकेशन डाल, सब कर ले। तो पावर टू मेक उधर जाके ना कभी पेपर में 246 में पावर टू मेक एक्ट्स मत लिख के आना, वो क्या दे रहा है, पावर टू मेक लॉ। डू यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वर्ड्स? हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ मतलब सब बनाना उसके बारे में, सिर्फ एक्ट बना के छोड़ नहीं सकता। दैट एक स्टैट्यूट, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब एक इन्फोर्सिएबल रूल, वो सबऑर्डिनेट है। लेजिस्लेशन क्या है? अपना मेन इनकम टैक्स एक्ट है, इन्फोर्सिएबल रूल है, वो सबऑर्डिनेट है उससे, दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट लेजिस्लेशन।
एनफोर्सेबल रूल, जो लॉ वगैरह होता है ना, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन। ये नीचे का भी लिखना मत है बेटा। प्रोनाउंसमेंट डन बच्चा। तो अब ये 10 लाइंस आपको छोड़ के थोड़ा और आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। तो हम चलते हैं टाइप ऑफ डेफिनेशंस की तरफ। तो अभी ना इनकम टैक्स में कोई भी एक्ट में बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, बराबर है बच्चा। तो डेफिनेशन के ना आइडियली दो ब्रॉडर टाइप्स होते हैं, ठीक है। बताओ, एक होगा एग्जॉस्टिव और एक होगा इंक्लूसिव, ठीक है बच्चा। जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होगा ना बेटा, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड मीन्स, एंड जो इंक्लूसिव डेफिनेशन होगा इट विल स्टार्ट विद द वर्ड इंक्लूड्स, ओके। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का जो स्कोप है वो होगा लिमिटेड, ठीक है। बट जो इंक्लूसिव डेफिनेशन है उसका स्कोप क्या होगा बोलो? ठीक है, थोड़ा और बेटर इसको जरा समझने का कोशिश करो। तो मैं बोलता हूं कि अगली बारी सब लोग जब भी आएंगे ना क्लास में, तो वो स्वीट्स लाएंगे, एंड मैंने ऐसे डिफाइन किया कि स्वीट्स मीन्स लड्डू एंड पेड़ा। तो मेरे लिए स्वीट्स का मतलब क्या होगा बेटा? लड्डू एंड पेड़ा। तो मैंने मीन्स डाला, मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? डेफिनेशन एग्जैक्टली बताता है उसको क्या चाहिए, हाँ बस। तो मेरे लिए स्वीट्स का मतलब लड्डू एंड पेड़ा ही है। तो अब मान के चलो किसी ने बेटा बूंदी का लड्डू लाया, तो मेरे लिए वो स्वीट है क्या? स्वीट क्वालिफाई होता है क्या? हाँ। फिर कोई बेटा मावा का पेड़ा लाया, मामा का नहीं रे, मावा का पेड़ा लाया, तो मेरे लिए स्वीट्स है क्या? बोलता है हाँ स्वीट्स। कोई बेसन का लड्डू लाया, तो मेरे लिए स्वीट है क्या? हाँ। पर कोई खीर लाया, तो अपने लिए स्वीट आएगा क्या? थोड़ा भूख तुमको भी लग रहा है, मुझे मालूम है ना, ध्यान दो। तो कोई जलेबी लाया, तो स्वीट बनेगा क्या? नहीं। तो कोई गुलाब जामुन लाया, तो वो स्वीट है क्या? नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए स्वीट क्या है? सिर्फ लड्डू एंड पेड़ा ही है। पर अगर मुझे मेरे डेफिनेशन का स्कोप बढ़ाने का है, तो मैं एग्जॉस्टिव नहीं, मैं इंक्लूसिव डेफिनेशन यूज करूंगा। तो मैं बोलूंगा स्वीट्स इंक्लूड्स, स्वीट्स इंक्लूड्स व्हाट बेटा? लड्डू, पेड़ा एंड एनी स्वीट्स which are made of milk। ऐसे में मैंने स्वीट का डेफिनेशन को क्या कर दिया बेटा? बढ़ा दिया। अब बताओ कि अब अगेन इस लिस्ट में, ठीक है, 10 बूंदी लड्डू क्वालिफाई एज स्वीट्स? मावा पेड़ा, बेसन लड्डू, खीर, वाई? नाउ इट इज एनीथिंग विच इज मेड आउट ऑफ मिल्क, ठीक है। गुलाब जामुन, जलेबी, नो। क्या है? जलेबी दूध से बनता है क्या? जलेबी लड्डू है क्या? पेड़ा है क्या? आप बोले सोच रहे हो हमने सिर्फ खाने का काम किया जिंदगी में, हमको मालूम ही नहीं किससे बन रहा है करके। तो किससे बनता है बेटा? बेसन से बनता है, करेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको कि ये है ना बेटा, अनलिमिटेड नहीं होता, ये वाइड होता है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो स्कोप से बाहर है अपने, ठीक है। तो बेटा एग्जॉस्टिव ऐसा नहीं होता कि ये लिमिटेड है तो वो क्या हो गया? अनलिमिटेड है। तो ये क्या है बेटा? तो
तो इसको ना फिर कंफ्यूजन कम करने के लिए हम लोग है ना लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं लिखते, हम लिखते हैं इसका स्कोप नैरो है एंड इसका स्कोप क्या है बेटा, ठीक है। अभी जब हम स्टार्ट करेंगे वी विल डेफिनेटली स्टार्ट विथ 4 डेफिनेशंस एंड देन ओनली विल बी एबल टू मूव अहेड कि आगे हमको कैसे देखना है। इसलिए छोटू लिख दो इतना सही एंड देन विल गो। ये नीचे का मत लिखो पर्सन वगैरह, इतना तक ही लिखना है। डन बच्चा। अब है ना बेटा अपने को ये बेसिकली 5 डेफिनेशन देखने हैं। द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन, असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर एंड इनकम, ये 5 अपने को देखना। चलो जरा देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। Definitions are usually given under section 2. Usually given under what बेटा, section 2, ठीक है। अब उसमें भी ना जब section 2 में आप देखोगे ना बेटा तो definition are always placed alphabetically. Definition should always be placed what बेटा, alphabetically, okay। तो क्या होता है बेटा कि usually A वाले जो होंगे ना, assessee, assessment, वो 2-1, 2-2 ऐसे सब हो गए। तो पर्सन है ना अपना 231 है, ठीक है। ये वाला सेक्शन नंबर याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं एज अ पासिंग रेफरेंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको याद नहीं रखने का डेफिनेशन, तो पर्सन ही पकड़ो। तो बोलता है पर्सन में कौन कौन आएगा, तो बोलता है पर्सन में आएगा एक इंडिविजुअल, ठीक है। फिर व्हाट बेटा, एक HUF। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। फिर आएगा अपना एक फर्म इंक्लूडिंग और बेटा LLP, ठीक है। LLP क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। देन आपका आएगा कंपनी, एंड यू नो कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, बराबर है। एक 1 पर्सन कंपनी भी है, बट 1 पर्सन कंपनी इज ऑल्सो बेसिकली अ प्राइवेट कंपनी, तो मैं प्राइवेट एंड पब्लिक ही बोलता हूँ। देन बेटा इसके बाद आएगा आपके पास एक लोकल अथॉरिटी, एक मिनट आएगा इधर आपका AOP एंड व्हाट बेटा, BOI, ठीक है। सो AOP क्या है? परफेक्ट। एसोसिएशन ऑफ व्हाट बेटा, पर्सन्स, एंड BOI इज नथिंग बट बॉडी ऑफ व्हाट बेटा, इंडिविजुअल्स, ठीक है। विल लर्न अबाउट दिस अ लिटिल। फिर है आपके पास लोकल अथॉरिटी एंड देन बेटा आर्टिफिशियल यूरिडिकल पर्सन, इसको हम लोग AJP बोलते हैं, नॉट इंक्लूडेड अबाउट, ठीक है। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा 7 लोग मिलके आपका क्या बनेगा बेटा, पर्सन का डेफिनेशन, ठीक है। तो चलो एक एक करके अभी देख लो। सो यू मस्ट बी नोइंग इंडिविजुअल। कौन है इंडिविजुअल? वी कॉल देम एज नेचुरल पर्सन, एंड ऑब्वियसली ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है, करेक्ट है। इंडिविजुअल क्या है बेटा, एक नेचुरल पर्सन, बराबर है, ओके। अभी HUF क्या है बेटा, Hindu undivided family, तो एक there is a Hindu family doing what बेटा, business, so that is what you call undivided, Hindu undivided family, correct है। firm is a partnership firm। अभी बेटा पार्टनरशिप फर्म का आइडियल एग्जिस्टेंस किस पे डिटरमाइन होता है, तो से इन्होंने और मैंने, आपका नाम क्या है, नीरज ने और मैंने सोचा नीचे वड़ा पाव का गाड़ी डालते हैं, तो हम लोग दोनों ने मिलकर काम चालू किया, तो क्या हम पार्टनर बन गए? वेरी गुड। डीड इंपॉर्टेंट है। वी कुड बी अ जॉइंट वेंचर ऑल्सो ना, है ना। तो पार्टनरशिप का जो एक क्या मैं बोलूँ नाम है,
या उसको रिकग्निशन है वो कैसे मिलता है? बाय वे ऑफ व्हाट बेटा? डीड. देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन टू पीपल टू शेयर कॉमन प्रॉफिट्स. करेक्ट है? दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ डीड. देन देयर इज समथिंग न्यू कमिंग अप व्हिच इज कॉल्ड एज LLP, लिमिटेड लायबिलिटी. ये क्या नया चीज हुआ बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ओके, बराबर है. तो बट ये LLP क्या हुआ बेटा? इट इज लाइक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. अभी हमने बचपन से क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी. मतलब अगर फर्म वो लायबिलिटी को अपने एसेट्स से रीपे नहीं कर पाया तो पार्टनर का पर्सनल एसेट्स भी बेच के लायबिलिटी को रीपे किया जा सकता है. इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं. करेक्ट है? तो इट इज नॉट लिमिटेड टू द मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड. जो कंपनी होता है, कंपनी में हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होता है. तो मैं अगर शेयर होल्डर है, मैंने कंपनी को 10 रुपया दे के एक शेयर खरीदा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 10 रुपया डूबेगा. मेरा पर्सनल एसेट्स बेच के कंपनी क्या कर सकती है? आगे लायबिलिटीज रिपे नहीं कर सकती. करेक्ट है? बट पार्टनरशिप फर्म में कैसा है? मैंने पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर अगर 10,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और कल को लायबिलिटी 1 लाख का आया, तो मेरा पर्सनल एसेट बेच के भी बाकी का लायबिलिटी को क्या किया जा सकता है? रिपे किया जा सकता है. डू यू अंडरस्टैंड दैट टर्म? लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी. अब हमेशा से पार्टनरशिप क्या था बेटा? अनलिमिटेड लायबिलिटी था. फिर अभी ऑफ लेट ये लोग ने एक नया LLP का नया एक फॉर्म चालू किया जिसमें बेटा आपका लायबिलिटी भी क्या होता है? लिमिटेड होता है. अब व्हाई आई कॉल दिस एज द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स इज बिकॉज इसमें ना पार्टनरशिप का फ्लक्चुएशन है. मतलब जब आप कंपनी फॉर्म करते हो तो कंपनी में बहुत सारा कंप्लायंस होता है, बहुत सारा रेगुलेशंस होता है. वो फीस में नहीं है. तो इसमें फर्म का फ्लेक्सिबिलिटी है एंड इसमें कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी है. तो दैट इज वाई इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. अभी जैसे LLP आया ना, सारे के सारे फर्म्स थे उन्होंने अपने आप को क्या कन्वर्ट कर दिया? LLP में कन्वर्ट कर. करेक्ट है? सो दैट इज व्हाट LLP इज. देन वी नो कंपनी. ठीक है, कंपनी तो ठीक है. एंड AOP एंड BOI वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बट आपके लिए बहुत लिमिटेड है बेटा. सिर्फ नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझने का कोशिश करो. AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. तो व्हेन आई से पर्सन्स, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल पर्सन ऑल्सो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो. तो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. अब क्या होता है बेटा कि मान के चलो एक जॉइंट वेंचर है. डू यू नो व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर? ठीक है. अब कैन अ जॉइंट वेंचर बी बिटवीन वन कंपनी एंड अनदर कंपनी? क्या दो कंपनी मिला के एक जॉइंट वेंचर चला सकते हैं? यस. तो इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन. टू पर्सन्स which are not individuals, persons are coming together and running a joint venture. Can a joint venture be between one firm and another firm? Can a joint venture be between one individual and another individual? Yes. Can it be between an individual and a firm? Yes. Can it will be between a firm and a company? Yes. तो बेसिकली पर्सन्स जो है वो मिला के अगर काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. द बेस्ट एग्जांपल इज जॉइंट वेंचर. पर अगर मैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलो, इंडिविजुअल्स मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही रहेंगे, नेचुरल पर्सन ही रहेंगे. इसमें आर्टिफिशियल पर्सन नहीं आ सकता. करेक्ट है? तो इसका ना टैक्स के लिए क्या इम्प्लीकेशन है वो बाद में देखेंगे, पर नाम से जब भी समझेगा बेटा आपको इजी है नाम से अंडरस्टैंड करना. एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, इट कुड बी एन एसोसिएशन बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, टू और मोर आर्टिफिशियल, टू और मोर नेचुरल, वो सब आएगा. बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ क्या आएगा बेटा? इंडिविजुअल्स ही आएगा. ठीक है? तो दैट इज लोकल अथॉरिटी भी आएगा बेटा आपका पर्सन के डेफिनेशन में. तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, अपना KDMC जैसे म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, वो सब कुछ क्या आ सकता है बेटा? लोकल अथॉरिटी. अभी अंडरस्टैंड करो, ये टैक्स है ना बेटा सेंट्रल लेवी है. ये टैक्स क्या बेटा? सेंट्रल लेवी है. तो सेंटर बोलता है लोकल अथॉरिटी, तूने भी कल को इनकम कमाया तो मेरे लिए तू भी क्या है? एक पर्सन है. तू भी क्या करेगा? हमको इनकम टैक्स देगा. किसको देगा? सेंटर को देगा. करेक्ट है? देन यू हैव अ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. अभी ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन वो लोग हैं जिनको हम ऊपर पकड़ नहीं पाए. इसमें एकदम अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, जैसे अपना ICAI है, ICSI है, ICMAI है ना, अपने इंस्टीट्यूट्स. ठीक है? दीज आर नॉट लाइक एनी ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर क्रिएटेड बाय अ लॉ, स्टैच्यूट से वो क्रिएट हुए बेटा. ठीक है? इसमें है गॉड. गॉड को भी ये लोग ने क्या बनाया? पर्सन बनाया. क्योंकि इनकम टैक्स समझ चुका है सबसे ज्यादा पैसा इधर गॉड ही कमा रहा है. बराबर है? डू यू अंडरस्टैंड राइट व्हाट आई एम टॉकिंग? अब गॉड को भी तो टैक्स करना पड़ेगा.
अब सोचो बेटा, गॉड को टैक्स भरना है तो उसको आइडेंटिटी तो क्रिएट करना पड़ेगा ना पहले, तो इसीलिए गॉड को क्या बनाया बेटा, पर्सन बनाया, बोला आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, करेक्ट है। पर गॉड अभी आके इधर धरती पे टैक्स तो नहीं भर सकता, तो इसीलिए उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया ट्रस्ट, इसके लिए उसका एक रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाया बेटा, ट्रस्ट। अब तुम सोचो एज ए स्पीक, हर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रस्ट होगा, है ना, मंदिर बोलो, मस्जिद बोलो, गुरुद्वारा बोलो, कुछ भी बोलो, हर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, ट्रस्ट होता है, जो गॉड के बिहाफ पे लोगों से पैसा कलेक्ट करता है। इनकम टैक्स बोलो, फिर तू ही गॉड के बिहाफ पे क्या भरेगा, टैक्स भी भरेगा, करेक्ट है। वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ने वाले, जब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ व्हाट बेटा, असेसी, डेफिनेशन ऑफ असेसी, करेक्ट है। फिलहाल इतना ही याद रखना कि इसमें कौन है बेटा, आपका गॉड भी, गॉड्स, आइडल्स, डेटीज, ये सब लोग भी क्या है बेटा, पर्सन है। तो उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया कि तू पहले पर्सन तो बनो, फिर आगे देखते हैं तुम्हारा क्या करना है बेटा। तो गॉड इज अ पर्सन। सी, इनकम टैक्स इज वेरी क्लियर, तू मर या जी तेरे से टैक्स लेगा, तू लीगल सोर्स से कमा, इलीगल सोर्स से कमा, तेरे से टैक्स लेगा, तू भगवान है, तू इंसान है, तेरे से तो टैक्स लेगा। दे आर वेरी क्लियर इन देयर थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन होता है बेटा, द डेफिनेशन ऑफ व्हाट बेटा, पर्सन। ये छोटा लिख लो, फिर अपन असेसी पे चलो। ग्राम पंचायत, तो मैं सीए से थोड़ा डॉक्टर बन गया उधर। डन बच्चे लोग, आगे बढ़े। डन बच्चा, चलो अब तुमको पर्सन समझा। अब देखो आगे का नेक्स्ट डेफिनेशन उसने क्या बोला बेटा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज द पर्सन ऑफ एन असेसी, ठीक है। तो है ना, असेसी एक बहुत टिपिकल डेफिनेशन है बेटा, जहां पे ना आपको मीन्स भी देखने मिलता है और व्हाट बेटा, इंक्लूड्स भी देखने मिलता है। तो कुछ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन दे हैव पुट मीन्स and कुछ part of the definition they have put what beta, includes। तो पहला assessee means a person who is liable to pay tax or any other sum under this what beta act। तो ये लोग ने क्या बोला, आपने देखा क्या बेटा, assessee means a person। अभी ये पार्ट देखे आपको क्या समझता है कि असेसी शुड बी व्हाट बेटा, अ पर्सन। मतलब अगर आपको असेसी बनना है तो पहले पर्सन बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि असेसी हैज टू बी व्हाट बेटा, अ पर्सन। इसीलिए भगवान को पहले पर्सन बनाया, फिर बोला असेसी वो पर्सन है हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर दिस एक्ट। तो ये एनी अदर सम में क्या आएगा बेटा, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, कुछ भी रहेगा तो एनी अदर सम है, तो वो भी आप लायबल रहोगे, तो भी आप कौन बन जाएगा बेटा, असेसी। तो इनका बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है बेटा। असेसी ना बेटा अपना बकरा है, ठीक है, पर्सन बकरा नहीं है। कौन बकरा है, असेसी। तो पर है ना, असेसी बनने के लिए पहले आपको क्या बनना पड़ेगा बेटा, पर्सन। सो असेसी वो पर्सन है हु इज लायबल टू पे व्हाट बेटा, टैक्स अंडर द एक्ट। अब मुझे बताओ, तुम पर्सन हो क्या, तुम असेसी हो क्या? Are you liable to pay any tax under the Income Tax Act? No. Levy है क्या? Levy. Are you doing the activity of earning of income? No. नहीं है ना, लेवी नहीं है, तो तुम पर्सन तो हो पर तुम असेसी नहीं हो। मैं पर्सन हूं क्या? मैं असेसी हूं क्या? बिकॉज आई एम डूइंग द एक्टिविटी ऑफ अर्निंग ऑफ इनकम। पर असेसी बनने के लिए पहले पर्सन बनना बहुत जरूरी है। तो कहना है देन इसी प्रीमाइस पे से दैट एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी। बराबर है ना बेटा? ठीक है, कुछ अभी रॉकेट साइंस लगा इसमें, नॉर्मल है बेटा। तुम खुद के बारे में सोचो, हम पर्सन तो है पर हम असेसी नहीं है। मेरे बारे में सोचो, मैं असेसी हूं पर
पर्सन भी हूं. सो एवरी एसएससी हैज टू बी अ पर्सन, बट नॉट नेसेसरीली एवरी पर्सन हैज टू बी एन एसएससी. कभी कभी ये लोग उल्टा पुल्टा भी लिख के पूछते हैं कि एवरी पर्सन इज एसएससी बट एवरी एसएससी इज नॉट अ पर्सन. तो रॉन्ग है ना बेटा. ठीक है, अपने को नॉर्मल सोच के चलो, बाकी का उल्टा कुछ भी आएगा तो तुम आराम से फिर क्रैक कर सकते हो. करेक्ट है. So that is why they say SSC has to be a person who is liable to और बेटा pay tax or any other sum under this act. ठीक है, पर ये मीन्स का पार्ट हुआ. अब ये लोग ने ना इंक्लूड्स के पार्ट में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की है जो आइडियली मीन्स वाले सेक्शन में कवर नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली तू मीन्स में कवर हो गया तो तू तो एसएससी है ही ना. तो अगर तू मीन्स में कवर नहीं होता रहेगा तो हम तुझे क्या करते बेटा इंक्लूड्स में लेकर आते. जैसे पहला वो लोग ने बात की अबाउट रिप्रेजेंटेटिव असेसी. रिप्रेजेंटेटिव और बेटा असेसी ये वही है ट्रस्ट. अब बोला देखो भगवान एसएससी है, पर्सन भी है, लायबल टू पे टैक्स भी है क्योंकि इनकम भी कमा रहा है. तो भगवान इज नाउ पर्सन एंड हेंस ही इज व्हाट बेटा असेसी ओनली. बट यार भगवान इज नॉट कमिंग टू पे टैक्स नो इन ऑन अर्थ. तो किसको पकड़ेगा बेटा? ट्रस्ट को पकड़ेगा. ट्रस्ट तू है भगवान का कौन? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. अब एक फैक्ट रियलाइज करो, ट्रस्ट ना कुछ नहीं कमाता, बट ट्रस्ट को टैक्स के लिए लायबल तो बनाना पड़ेगा ना बेटा. सो ट्रस्ट कैन नॉट बी कवर्ड हियर. सो दैट इज व्हाई ट्रस्ट इज कमिंग इन व्हाट बेटा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. इनको ना टिपिकली डीम्ड एसएससी भी बोलते हैं. डीम्ड का मतलब क्या बेटा? अज्यूम्ड, जबरदस्ती वाली बात. आगे बहुत बारी आएगा डीम्ड वर्ड. डीम्ड का मतलब क्या बेटा? अज्यूम्ड. ठीक है. अब आप सोचो ट्रस्ट कुछ पैसा कमा रहा है क्या बेटा? आप जब भी डोनेशन देते हो तो आप तो भगवान को दे रहे हो ना. आपका श्रद्धा भगवान पे कि ट्रस्ट पे? भिखारी भी भीख मांगते भगवान के नाम पे ही देते, बोला ट्रस्ट के नाम पे दे दे. तो यू आर गिविंग टू गॉड. तो कमा तो भगवान रहा है पर ट्रस्ट को लायबल करना पड़ेगा ना पे करने के लिए. तो बोला ट्रस्ट टू रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. सिमिलरली बेटा अगर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड माइनर, एंड ही इज अर्निंग द इनकम, तो वो चाइल्ड को भी टैक्स पे करना पड़ेगा. मैं तो बोला ना तुम इनकम टैक्स का क्लियर है. कोई भी इनकम कमाएगा तो टैक्स पे करेगा. अभी जैसे वो तारक मेहता का शो में वो टप्पू सेना काम करते थे, दे मस्ट बी अर्निंग इनकम. अब दे आर नॉट मेजर पीपल टू कॉन्ट्रैक्ट टू साइन अगर है तो उनके लिए अब कौन टैक्स भरेगा बेटा? पेरेंट भरेगा. तो वो चाइल्ड के लिए पेरेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. समझा आपको? तो इस तरीके से देख चाइल्ड का ही हाथ में टैक्स होगा, तो पेरेंट का हाथ में टैक्स नहीं होगा. सिर्फ पेरेंट क्या करेगा? प्रोसीजर करेगा चाइल्ड के बिहाफ पे. तो सारा कंप्लायंस कौन करेगा बेटा? पेरेंट करेगा. तो पेरेंट इस केस में क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. बैठता है बराबर? आगे क्या हो गया? इसको आपको भरने, आप कुछ कमा रहे होंगे फिर समझा. म्यूनिसिपल टैक्स, हाँ वो ये अपन इनकम टैक्स के बारे में बात करें. म्यूनिसिपल टैक्स थोड़ा अलग है. घर का जो बोल रहे हो वो ना टीएमसी को, केडीएमसी को जो भरने का है वो अलग है बेटा. दैट इज अ लेवी बाय लोकल अथॉरिटी. वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स. नाउ लेवी इज ओनली व्हेन यू अर्न द इनकम. तो अभी कुछ बच्चे होते हैं, अभी आप सोचो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बच्चे भी है, कुछ ना कुछ करके पैसा तो कमा रहे होंगे. तो कल को दे माइट बी चिल्ड्रन बट स्टिल दे माइट बी व्हाट बेटा अर्निंग टाइम है. कोई तो बच्चा मतलब टॉयज का अनबॉक्सिंग करके, उसका बहुत सारा फॉलोअर्स है यूट्यूब पे, वो सिर्फ टॉयज का अनबॉक्सिंग करता है, तो ही हैज अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, तो ही मस्ट बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर, है ना. तो उसको भी तो टैक्स पेमेंट के लिए आएगा, पर वो थोड़ी कब फिर करेगा, उसके लिए कौन करेगा बेटा? उसका पेरेंट करेगा. ऐसे तो एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. देन व्हाट वी हैव, so there is something called as assessee in what बेटा? default. अब assessee in default टेक्निकली कौन पर्सन है बेटा? सो ही इज अ पर्सन जिसको ना गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बट उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं किया, इसलिए उसको पकड़ने के लिए उसको बनाया गया क्या बेटा? assessee in default. ठीक है. अभी के लिए इतना ही याद रखना अपने को कि कोई बंदा है, उसको इनकम टैक्स ने कुछ काम करने बोला और उसने वो काम किया नहीं, जिससे इनकम टैक्स को घुसाया, तो उसको बना दिया एसएससी इन व्हाट बेटा? डिफॉल्ट. करेक्ट है. एंड द लास्ट पर्सन इज बेटा एनी पर्सन ऑन होम
लीगल आर व्हाट बेटा तो ऐसा कोई भी पर्सन होगा बेटा जिसपे अगर कोई ये एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुए तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा बेटा, हमारा असेसी बन जाएगा। अब है ना एक ब्रीफ लॉजिक ये है बेटा कि अगर इनकम टैक्स वालों को आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना है तो पहले एसएससी बनाना जरूरी है। तो दैट इज वाई दे आर सेइंग कि अगर आपके अगेंस्ट भी कुछ इनकम टैक्स की तरफ से प्रोसीडिंग चालू हो गया तो आप ऑटोमेटिकली एसएससी बन गए। अभी आप सोचो, आप एसएससी हो क्या? मैं एसएससी हूँ, मैंने कुछ तो इनकम टैक्स में बहुत बड़ा झोल किया एंड आपने मेरे को हेल्प किया वो करने के लिए, बहुत बड़ा स्कैम किया और आपने मुझे क्या किया बेटा, हेल्प किया। तो अब बाय द मीन्स का डेफिनेशन यू आर नॉट एन एसएससी। बट अगर हम पकड़े गए तो जैसा मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चालू होगा, आपके अगेंस्ट भी तो प्रोसीडिंग्स चालू होगा। द मोमेंट प्रोसीडिंग्स आर स्टार्टेड यू ऑटोमेटिकली बिकम व्हाट बेटा, एन एसएससी। समझता है? तो आप वो मीन्स वाले पार्ट में नहीं क्वालिफाई होते हो बट स्टिल आप इंक्लूड्स वाले पार्ट में आ जाओगे बिकॉज द लीगल प्रोसीडिंग्स विल स्टार्ट अगेंस्ट यू। तो दिस इज हाउ दे हैव टोल्ड अस द डेफिनेशन ऑफ व्हाट बेटा, असेसी। तो असेसी बोलते हैं मीन्स एनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर दैट एंड इट इंक्लूड्स व्हाट बेटा, रिप्रेजेंटेटिव असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट एंड ऑल्सो अ पर्सन ऑन हुम लीगल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड। ठीक है, चलो लिख दो। Done. Next two definitions we look at is something called as a previous year and a assessment। जरा समझ लेना बेटा, ये लोग ने क्या बोला, देखो इनकम टैक्स अपना जो है ना बेटा is a period tax। ठीक है, इनकम टैक्स इज व्हाट बेटा, पीरियड टैक्स। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पीरियड टैक्स इज बेटा कि तुमको ना एक टाइम दिया जाएगा एंड वो टाइम के अंदर तुम्हारा लेवी आता है। ठीक है, जैसे अपने को एक ईयर दिया गया बेटा, बोला इस एक साल के अंदर लेवी आएगा। लेवी मतलब तुम इनकम कमाओ, एक्टिविटी ऑफ अर्निंग इनकम है ना। तो पूरे साल में तू इनकम कमा, फर्स्ट डे से कमा, लास्ट डे तक कमा ही रहे। ठीक है, एंड फिर पूरे साल में जो तूने इनकम क्या किया बेटा, अर्न किया, उसका टैक्स तुम अगले साल पे करना। उसका टैक्स तुम क्या करना, अगले साल के में। तो एक सर्टेन पीरियड के लिए आपने जो एक्टिविटी किया है उसका टैक्सेबिलिटी बाद में लिया जाता है। तो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड अ पीरियड ऑफ टैक्स। ठीक है, इफ यू सी कस्टम्स इज अ पॉइंट ऑफ टैक्स। पॉइंट ऑफ टैक्स क्यों? हर बारी इंपोर्ट करेगा ना, हर बारी इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। वो ऐसा नहीं बोला एक साल में इंपोर्ट कर ले, फिर एक साल में तूने जो इंपोर्ट किया उसका टैक्स तू बाद में दे, ऐसा नहीं बोलता है। बोलता है कि हर बारी तू इंपोर्ट करेगा, हर बारी तुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो दैट इज अ पॉइंट। तो तुमको समझता है दो ये चीजें, एक होता है पॉइंट टैक्स और एक होता है पीरियड टैक्स। इनकम टैक्स इज अ पीरियड टैक्स। इनकम टैक्स वाला बोला तेरे को ना मैंने एक साल का टाइम दिया, उस एक साल में तू इनकम कमा लेना भाई, और एक साल में जो भी इनकम कमाया उसका टैक्स मेरे को तो आराम से कभी देना, नेक्स्ट ईयर में देना। फॉर एग्जांपल से मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय, हर महीना सैलरी आता है ना बेटा, तो जैसा मेरे को सैलरी आता है हर महीना टैक्स नहीं देना पड़ता। बोला अप्रैल से चालू होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये पूरे 12 महीने में जो भी सैलरी कमाया वो टोटल का टैक्स तुम कभी देगा बेटा, अगले महीने में, अगले साल देगा। तो दैट इज वाई ये लोग बोलता है कि ये जो टाइम पीरियड है ना जिसमें तुमने इनकम अर्न किया, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अब मैं पीवाई लिखता हूं। सो प्रीवियस ईयर इज द ईयर, बोलो, इन विच आपका इनकम इज व्हाट बेटा, अर्न। मेक सेंस? अब बेटा ये पूरे साल में जो भी इनकम आपने कमाया उसका टैक्स आपको कभी भरना है बेटा, अगले साल भरना है ना। पर जब टैक्स भरने का बारी आया
तो इनकम टैक्स वाला ये नहीं बोला कि मैं तेरे को बताऊंगा कैलकुलेट करके कि कितना कैलकुलेट करने का, बोला तू खुद कैलकुलेट कर, तूने इनकम कमाया, मैंने बता दिया ना कैसे कैलकुलेट करने का, कंप्यूटेशन बताया इनकम टैक्स एक्ट में, उसके हिसाब से तू खुद कैलकुलेट कर और मेरे को आगे तू पैसा दे दे। ठीक है, इसको ये प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल्फ असेसमेंट। गुड वर्ड्स यू विल गेट ना नाउ बेटा। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है? असेसी is calculating by himself how much tax is to be paid. Income tax is not computing for you. तुमको अभी जैसे इन्होंने बोला इनको म्युनिसिपल टैक्स भरने का है, तो तुम कैलकुलेट किया म्युनिसिपल टैक्स कितना भरने का है? तुमको तो सीधा बिल आया ना म्युनिसिपैलिटी से, बोला इतना भर दो, तो वो सेल्फ असेसमेंट नहीं है। वो म्युनिसिपल टैक्स कौन कैलकुलेट करके दे रहा है? म्युनिसिपैलिटी खुद कैलकुलेट करके दे रहा है। इनकम टैक्स वाला नहीं बताएगा इधर, वो बोला तुम खुद करो। मैं बोला मैं तो डॉक्टर है, मेरे को नहीं आता, बोला जा सीए के पास, बराबर है ना? तो प्रोफेशनल्स बैठे हैं तो दे विल हेल्प यू टू डू इट, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? असेसी का है, इनकम टैक्स का नहीं है। इट इज व्हाट यू कॉल सेल्फ असेसमेंट। तो बोला कि तू सेल्फ असेसमेंट कर और तू टैक्स भर, करेक्ट है? तो दैट ईयर इन विच वी डू द सेल्फ असेसमेंट एंड वी पे टैक्स is what you call as the assessment year. Why? Because you have to do the self assessment. समझा? So what is a AY and assessment year? हम लोग बोलता है assessment year is the year in which assessee does क्या बेटा? Self assessment and also pays क्या बेटा? and also pays tax. That is what you call as a assessment. तो ये है आपका previous year and ये है आपका assessment. समझा? ओके, इसके आगे ना अपने को 2-3 बारी ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न्स करके भी एक वर्ड आएगा। तुमको पता है इनकम टैक्स रिटर्न्स का मतलब क्या है? अपन बोलते हैं रिटर्न्स भरा, अभी 31 जुलाई लास्ट डेट है रिटर्न्स फाइल करने का। ठीक है, रिटर्न्स क्या है मालूम है? सिंपल है। ये लोग बोलते हैं तूने कैलकुलेट किया ना, सेल्फ असेसमेंट किया कि नहीं, तो तू ना वो पेपर पे लिख दे और हमको दे दे, टैक्स भी भर दे उसके साथ। फिर हम ना बाद में टाइम मिला तो चेक करेंगे कि तूने सही से कैलकुलेट किया या नहीं। तो जो पेपर है ना बेटा जिसपे हम लोग उनको लिख के देते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज इनकम टैक्स रिटर्न्स। हाँ, उसको रिटर्न्स का फाइलिंग बोलते हैं। यू हैव टू गो अहेड एंड फाइल द रिटर्न्स विद व्हाट बेटा? इनकम टैक्स। अब ऐसा सबको जनरली बोला तो मैं अलग तरीके से देगा, ये अलग तरीके से देगा, ये अलग तरीके से। तो गवर्नमेंट ने कहा मैं तुमको फॉर्म बना के दे रहा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो फॉर्मेट में नंबर डाल और मेरे को सबमिट कर, उसके साथ साथ टैक्स भी पे कर। ठीक है, फिर मैं देख लूंगा बराबर से। अब आइडियली आप सोचो ये एक्टिविटी जो है वो आप कब से कर सकते हो? 1 अप्रैल से कर सकते हो, क्योंकि मैं अगर ये 22-23 का बात करता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर कौन सा 22-23, तो मैंने इधर इनकम कमाया 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 कमाया, कभी तक कमाया 31/3/23 तक कमाया। अब खत्म हो गया ना वो टाइम। अब नेक्स्ट डे से ही मैं क्या कर सकता हूँ? टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को रिटर्न्स भी दे सकता हूँ, पर कुछ तो स्टॉपिंग पॉइंट होना चाहिए। तो उसका लास्ट डेट है 31 जुलाई। उसका लास्ट डेट क्या है बेटा? 31 जुलाई। तो चालू तो 1 अप्रैल से ही कर सकता है, पर लास्ट कभी तक करने का? 31 जुलाई। कुछ लोगों के लिए 31 जुलाई है, कुछ लोगों के लिए 31 अक्टूबर है, कुछ लोगों के लिए 30 नवंबर है। वो ना लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे किसको 31 जुलाई है, किसको अक्टूबर है और किसको नवंबर है। तब तक अपने लिए इट इज ऑलवेज 31 जुलाई। करेक्ट है, ये याद रखना। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी और बेटा 31 जुलाई। तो एक बेसिक प्रोसेस समझा बेटा? तो बोलो द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम इज व्हाट यू कॉल एज द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? It is that year in which you do what बेटा? सेल्फ असेसमेंट and you pay the tax। ठीक है, फिर टैक्स पे किया, सेल्फ असेसमेंट किया, वो पेपर पे लिखा, वो पेपर का नाम क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न्स। रिटर्न्स तुम फाइल कभी से कर सकते हो? 1 अप्रैल से ही कर सकते हो, पर लास्ट डेट क्या होगा बेटा? 31 जुलाई, कभी कभी 31 अक्टूबर, कभी कभी 30 नवंबर। दैट इज हाउ द थिंग्स विल गो है। ठीक है, अभी जो अभी तक हमने पढ़ा ना बेटा, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, बट दैट इज नॉट हाउ इनकम टैक्स हैज डिफाइंड यू द असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स का ना डेफिनेशन थोड़ा अलग है, कॉन्सेप्ट यही है, पर बात करने का तरीका थोड़ा अलग है।
इनकम टैक्स बोलता है भाई मेरे लिए एवरी ईयर इज गोइंग टू बी एन असेसमेंट ईयर, एवरी ईयर। तो अभी कौन सा साल चल रहा है, जोर से बोलो, 23-24। तो बोलता है मेरे लिए ये 23-24 एक असेसमेंट ईयर। क्यों बोलता है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई तो टैक्स भरने वाला ही है, हर साल कोई ना कोई तो टैक्स भरने वाले। असेसमेंट ईयर में टैक्स भरने का है ना बेटा, तो एवरी ईयर समबडी इज गोइंग टू पे टैक्स। कौन से साल का, हाँ बस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। तुमको समझा है क्या बोला? तो बोलता है हर साल कोई ना कोई तो टैक्स भरने वाला, तो मेरे लिए हर साल असेसमेंट ईयर हुआ, और कौन से साल का टैक्स भरेगा, प्रीवियस ईयर का। सो 22-23 बिकम्स द प्रीवियस ईयर। देखो उनका फोकस है ना बेटा उस साल पे है जिस साल में उसको टैक्स मिलने वाला है, नॉट ऑफ द ईयर जिस साल में तूने पैसा कमाया। वो तो तूने कमाने दे, मुझे कब टैक्स मिलने वाला है, इस साल में। इस साल में कौन से साल का टैक्स मिलने वाला है, पिछले साल का। दैट इज व्हाई every current year for me is a assessment year and the year preceding the assessment year is the previous year। अगर मान के चल उसका फोकस उस ईयर पे होता जिस टाइम पे तूने इनकम कमाया, तो वो शायद बोलता है एवरी ईयर इज अ इनकम अर्निंग ईयर एंड द ईयर सक्सीडिंग इज द असेसमेंट ईयर। ऐसा भी बोल सकता था, ऐसा नहीं बोला। वो बोलता है हमारे लिए असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1st of April and it will always end on the 31st of March। Correct? Always, always, no exception for this। Assessment year will always start on the 1st of April, always end on the 31st of March, and the year preceding the assessment year is what I call as the previous year। Okay। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको अंडरस्टैंड करने लायक ये है कि सर हम जब भी पढ़ने वाले हैं अभी, तो हमको कौन सा असेसमेंट ईयर और कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल होने वाला है। क्योंकि एवरी ईयर यू अंडरस्टैंड, एवरी ईयर द AYPY चेंजेस, वी गो अहेड। तो आज जो प्रीवियस ईयर है वो अगले साल असेसमेंट ईयर बनेगा, आगे आगे चलेगा ना बेटा। करेक्ट है? जैसे कि मैं अगर आज AY 23-24 बोलता हूं, तो अगले साल यही PY 23-24 हो जाएगा एंड सामने AY 24-25 हो जाएगा। इट कीप्स ऑन गोइंग अहेड ना, 1 ईयर। तो यार अभी हमको कौन सा एप्लीकेबल है सर, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका ना एक बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, आपका एग्जाम जिस असेसमेंट ईयर में होगा वो असेसमेंट ईयर आपको एप्लीकेबल है। ठीक है? तो एवरी ईयर इज असेसमेंट ईयर। ओके, अपना एग्जाम कभी आएगा बोल? तो मैं बोलता है अगर तू ना December 23 को एग्जाम दे रहा है, तो ये कौन सा साल बना, 23-24। बस अपने को AY 23-24 है, और अगर AY 23-24 है तो PY कौन सा है, 22-23। ऐसा समझने का। कल को फाइनल्स में जाएगा तभी भी कभी तो एग्जाम देगा, तो जब भी एग्जाम देगा वो असेसमेंट ईयर होगा एंड अकॉर्डिंगली तुम्हारा प्रीवियस ईयर भी तुमको समझेगा। ये क्लियर है बेटा, AY एंड PY। ठीक है? तो अब ना जब अपन ने यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको दोनों तरीके से लिखा है। एक सेक्शन 4 भी है इधर बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपके बुक के पीछे होना चाहिए। ये ना पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है। यही सेक्शन 4 बोलता है कि एनी इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड बी चार्ज टू टैक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। ये बोलता है एनी इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड बी चार्ज टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। ठीक है? देन यू हैव द डेफिनेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस एंड असेसमेंट ईयर। देख मीनिंग क्या बोलता है, मीनिंग है इट इज द ईयर ऑफ अर्निंग ऑफ इनकम। बाजू वाला क्या बोलता है, इट इज द ईयर इन विच द असेसी मेक्स अ सेल्फ असेसमेंट एंड पेज टैक्स। डेफिनेशन पहला असेसमेंट ईयर का देखो बेटा, एवरी ईयर इज असेसमेंट ईयर, विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट बेटा, 1st April, एंड ऑन 31st March। तो प्रीवियस ईयर क्या बोलता है, द ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज द प्रीवियस ईयर। ठीक है? तो इधर कुछ सवाल खड़े हो गए फिर बेटा। बोलता है कैन अ असेसमेंट ईयर बी मोर देन 12 months? बोला कभी नहीं, क्योंकि असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज 12 months। तो कैन इट बी लेस देन 12 months? बोला नहीं, इट इज ऑलवेज 12 months। कैन इट बी इक्वल टू 12 months? ऑलवेज। करेक्ट है? समझा? तो असेसमेंट ईयर कैन नॉट बी मोर देन, इट कैन बी इक्वल टू, एंड इट डेफिनेटली कैन नॉट बी लेस देन 12 months। नाउ कमिंग टू प्रीवियस ईयर।
कैन अ प्रीवियस ईयर भी मोर देन 12 मंथ्स? बोला नहीं, प्रीवियस ईयर भी ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा, 12 ही महीने का रहेगा, ठीक है। कैन इट बी इक्वल टू 12 मंथ्स? यस। कैन इट बी लेस देन 12 मंथ्स? बोला कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब आपका प्रीवियस ईयर इज कुड बी व्हाट बेटा लेस देन 12 मंथ्स। हम लोग बोला ऐसा कभी होगा? बोला अगर है ना आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया या न्यू प्रोफेशन स्टार्ट किया, तो अभी मान के चल तुम पढ़ रहे हो, कल को जाके तुम सीए में क्वालिफाई करोगे, फिर प्रैक्टिस चालू करोगे, तो ऑफिस डालोगे। तो बोला मान के चलो तुमने ऑफिस कभी तो डाला 1 दिसंबर को, कोई भी साल में 1 दिसंबर 25 को तुमने ऑफिस डाला, तो बेटा फॉर दैट न्यू ऑफिस ना वो चालू ही 1 दिसंबर से हुआ ना, तो तभी तुम्हारा प्रीवियस ईयर चालू होगा 1 दिसंबर 25 से लेके 31 मार्च 26 तक, करेक्ट है। सो बोलता है फॉर अ न्यू बिजनेस और अ प्रोफेशन इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ईयर ऑफ व्हाट बेटा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड इट विल बी रनिंग टिल व्हाट बेटा सक्सीडिंग 31 मार्च, प्रीसीडिंग नहीं, अभी सक्सीडिंग 31 मार्च, ठीक है। वैसे ही अगर न्यू सोर्स ऑफ इनकम आया बेटा, बिजनेस नहीं न्यू सोर्स ऑफ इनकम, जैसे तुम क्वालिफाई हुए एंड तुमने कोई कंपनी में ज्वाइन किया, तो कंपनी में जब तुम जॉब ज्वाइन करोगे, जॉब इज नॉट अ बिजनेस और अ प्रोफेशन, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। या तो एक बिल्डिंग बांध रहे हो, बिल्डिंग बंद गया, फिर तुमने लेट आउट करके उससे पैसा कमाना चालू किया, वो भी क्या बेटा एक सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी वो चालू तभी से होगा व्हेन द न्यू सोर्स इज एस्टैब्लिश्ड, एंड खत्म कभी होगा सक्सीडिंग ऑफ 31 मार्च को, ठीक है। ये भी एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या बेटा? एवरी वे ऑफ व्हाट बेटा अर्निंग इनकम, एवरी एवेन्यू, हर वो जरिया जिससे आप इनकम कमा सकते हो इज व्हाट बेटा सोर्स। तो मे बी आई एम टीचिंग इन अभिज्ञा, अभिज्ञा इज वन ऑफ माई sources of income. I may be teaching into other 3 classes, so each class is my what beta source of income. I may be doing share trading. Share trading is one of my sources of income. मैं सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसिंग करता है, वो भी मेरे लिए क्या बनता है, एक सोर्स ऑफ इनकम। समझा तुमको? तो मेरा अगर 3 बिजनेस है, तो वो 3 बिजनेस ईच इज व्हाट बेटा वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम। तो उस सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर वो एस्टैब्लिश हुआ है बेटा, तो प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द डे व्हेन द सोर्स ऑफ इनकम इज एस्टैब्लिश्ड एंड विल गो अंटिल व्हाट बेटा सक्सीडिंग 31 मार्च। कभी कभी ना आपको ऐसा थोड़ा ट्रिक करने के लिए वो लोग जबरदस्ती ऐसा बोलेंगे, आपने बिजनेस 31 मार्च 26 को चालू किया, बिजनेस का फर्स्ट डे क्या है 31 मार्च 26, बोलो आप प्रीवियस ईयर क्या होगा? इट विल स्टार्ट ऑन द 31 मार्च एंड ऑल्सो ऑन द 31 मार्च ओनली। अगले साल का 31 मार्च 27 तक नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि 1-4 आएगा ना बीच में, तो इट विल स्टार्ट ऑल्सो ऑन द 31 मार्च एंड ऑल्सो 31 मार्च। ऐसा कभी कभार ट्रिक करने के लिए वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है विथ रिगार्ड्स टू व्हाट इज अ प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज अ असेसमेंट ईयर। अब है ना बेटा आगे चल के जब आप है ना नॉर्मल वर्ल्ड में जाओगे, ठीक है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में एट एवरी टाइम द टॉक्स अबाउट इनकम टैक्स और ऑलवेज इन AY टर्म्स। तो हम यही पूछते हैं असेसमेंट ईयर कौन सा एप्लीकेबल है। बट अभी हम लोग जब करिकुलम वाइज पढ़ेंगे, तो मैं ना आपको अभी जब भी पढ़ाऊंगा आगे, आई विल टॉक टू यू इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंप्यूट इनकम। और इनकम कमाया जाता है कभी बेटा प्रीवियस ईयर में, है ना। तो मैं अभी भी बात करेगा तो मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही बात करेगा, बट इन योर माइंड, एट द बैक ऑफ योर माइंड, ये आना जरूरी है कि मैं अगर प्रीवियस ईयर का बात कर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर विल ऑलवेज हैव अ करस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर। तो गलती से वो लोग ने ना प्रीवियस ईयर वर्ड ना यूज करके AY यूज किया, तो वो उसी PY का बात कर रहा है। तो मैं ऐसा बोलता है इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर 22-23, उसके बदले उसने ऐसा लिखा इनकम अर्नड इन असेसमेंट ईयर 23-24, वो उसी का बात कर रहा है इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर 22-23। रेफरेंस अलग हो गया पर बात तो एक ही होने वाला है बेटा, करेक्ट है? समझा। तो दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ AY PY। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, AY PY जो अभी तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स में एप्लीकेबल है, उसको GST में मत लिखना। GST में यू विल ऑलवेज राइट विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
उधर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये कॉन्सेप्ट किधर है, सिर्फ अपना इनकम टैक्स में। एंड ये इशू क्या है मालूम है, इनकम टैक्स बहुत बड़ा है बेटा, जीएसटी छोटू है। तो तुम मेरे साथ बात करोगे ना, तुम AY PY करते हो, बहुत आदत पड़ जाता है, फिर वो फ्लो में ना उधर जीएसटी के पेपर में भी AY PY लिख के आ जाते हो, वो अंडा देगा तुमको, सच्ची में अंडा देगा, क्योंकि उधर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, देयर इज नो डेफिनेशन ओनली। इधर कैसा फॉर्मली डिफाइन किया ना बेटा, उधर देयर इज नो डेफिनेशन ओनली ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो तुम कैसा लिखने का, उधर नहीं लिख सकते हैं असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस। ये पक्का क्लियर? ओके चलो ये लिख दो, ये ऐसे लिख, अच्छा है, बाद में कंफ्यूजन होगा तो मेरे को नहीं पता, मैं बोल रहा ना जैसा दिख रहा है वैसा ही लिखो। आगे बहुत सारे अलग अलग डायग्राम्स है। अरे थोड़ा स्क्रॉल, कहाँ तक करूँ, डेफिनेशन तक करूँ बच्चे? नहीं, अच्छा एक चीज और, आप जब लिखोगे ना बेटा ऐसा 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 मत लिखो, फिर जब स्क्रॉल होएगा ना तो ये रह जाएगा। तो बेटर वे ऑफ राइटिंग इज यू राइट दिस देन यू राइट दिस, तो जो आई स्क्रॉल ना यू आर इन लाइन विथ द होल थिंग, है ना, तो प्लीज वो भी थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा स्क्रॉल और करो, इतना कि डेफिनेशन भी उड़ाओ। थोड़ा और ना, हो गया बच्चा? चलो अभी है ना बेटा, आज के लिए मैं रुक रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट मेरा ना अभी एक्सप्लेनेशन है वो 10 लाइन का है जो आपने छोड़ा है, बट देन दैट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम, तुमको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप लिखोगे। तो अभी अपन ज़्यादा नहीं करते, आज का फर्स्ट लेक्चर है आपका, तो आई एम जस्ट लिविंग यू हियर ओनली, बट जस्ट अ वेरी क्विक 5 मिनट रिकैप ऑफ हाउ वी डिड फॉर द टूडेज लेक्चर, ठीक है। तो हमने बच्चा स्टार्ट किया लुकिंग एट टैक्स। अपने को क्या समझता है ब्रॉडली अभी, टैक्स क्या है बेटा, रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। वाई डज गवर्नमेंट नीड रेवेन्यू बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ टू गिव सर्विसेज टू द पीपल, उसके लिए उसको करना पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, और लॉजिक ये है कि फिर उस एक्सपेंडिचर का रीइंबर्समेंट उन्हीं लोगों से आएगा जो वो सर्विसेज का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो इसलिए हमको पे करना चाहिए बेटा टैक्स। हमने ये भी देखा टैक्स इज अ मैंडेटरी लेवी, है ना। फिर टैक्स दो तरीके के होंगे, एक हमने देखा विल बी आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होगा बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, करेक्ट है। तो डायरेक्ट टैक्स में वी सॉ कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, या तो लेवी एंड बर्डन आप बोल सकते हो अभी, या तो इनडायरेक्ट टैक्स में देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन आर ऑन व्हाट बेटा, टू डिफरेंट पीपल, एंड द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस और द सप्लायर ऑफ गुड्स कैन पुश दैट बर्डन टू द फाइनल कंज्यूमर, है ना। फाइनल कंज्यूमर ही क्या करता है, फाइनली टैक्स गवर्नमेंट को देता है, पर खुद नहीं देता, वो सप्लायर को देता है, सप्लायर क्या करता है बेटा, गवर्नमेंट को। दैट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हमने जाकर ये समझा कि हाउ डू वी नो कौन सा टैक्स किसको देने का है, तो अपने को समझता है वो अथॉरिटी है ना, गवर्नमेंट देती है, कॉन्स्टिट्यूशन देती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट एक सर्टेन गवर्नमेंट, मे बी अ स्टेट गवर्नमेंट और अ सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स क्या करती है बेटा, लेवी, वेयर इट इज गिवन। हम लोग ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 246 क्या करता है, आर्टिकल 246 ये याद रहेगा। अभी सिर्फ टैक्स के बारे में बात नहीं है, इट टॉक्स अबाउट पावर टू मेक लॉज, ठीक है। उसके अंदर है शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 के अंदर है 3 अपना लिस्ट, करेक्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। फिर यूनियन लिस्ट में जो भी लिखा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगा, स्टेट लिस्ट वाला स्टेट गवर्नमेंट करेगा, कॉन्करेंट वाला दोनों मिला के करेगा। देन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स के हिसाब से एंट्री नंबर 82 है ना, अपन ने लिखा बाय इंसर्टिंग एंट्री नंबर 82 इन द यूनियन लिस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज
empowered the central government to levy taxes on income. करेक्ट है. देन हम लोग थोड़ा आगे गए टू अंडरस्टैंड कि LCC दैट इज लेवी कलेक्शन एंड कंप्यूटेशन. तो वो आई एम नॉट इलेबोरेटिंग. उसके बाद हमने देखा कि अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट बेटा इनकम टैक्स. तो हम लोग ने डिफरेंस देखा लॉ और एक्ट में, है ना. तो लॉ क्या है, एक ब्रॉडर मैकेनिज्म है जो सब कुछ संभाल लेता है. एक्ट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लॉ. अभी इनकम टैक्स लॉ के अंदर अपने को 5 चीजें ब्रॉडली दिखी. एक तो इनकम टैक्स एक्ट है, रूल्स है, सर्कुलर है, नोटिफिकेशंस है, केस लॉज है एंड है बेटा आपका एनुअल फाइनेंस है. ठीक है. देन वी मूव अहेड टू लुक इनटू व्हाट बेटा द डेफिनेशंस. तो सबसे पहले अपने को डेफिनेशन का टाइप समझा, एग्जॉस्टिव एंड व्हाट बेटा इंक्लूसिव. यूजुअली याद रखना जो भी आपका लेवी वाला डेफिनेशन होता है ना, जैसे यहाँ पे इनकम का डेफिनेशन है वो हमेशा इंक्लूसिव रहेगा. GST में सप्लाई का डेफिनेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, इंक्लूसिव है. उनको बेस बड़ा करना है ना बेटा, तो वो हमेशा क्या रहेंगे बेटा, इंक्लूसिव. तो इंक्लूसिव डेफिनेशन हैज अ वाइड स्कोप एंड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हैज अ वेरी लिमिटेड स्कोप. एग्जॉस्टिव ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वर्ड means, inclusive always start with the word include. करेक्ट है. देन हम लोग ने 4 डेफिनेशन अभी तक तो देख लिए. वी सॉ द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन, वी सॉ द डेफिनेशन ऑफ अ assessee, वी सॉ द डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर एंड वी ऑल्सो सॉ द डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर, है ना. हम लोग बोलते हैं पर्सन कौन है. अच्छा, पर्सन का डेफिनेशन मुझे बताओ, इंक्लूड्स होना चाहिए या मीन्स होना चाहिए. सोचो 2 मिनट एंड मेरे को बताओ. दोनों नहीं हो सकते. या तो मीन्स होगा या तो इंक्लूड्स. इट इज इंक्लूड्स. क्यों मालूम है, वो लोग ने पहले बोला ये एंड बाद में बोला एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. तो ओपन एंडेड है ना, तो यूजुअली ओपन एंडेड है तो हमेशा क्या रहेगा बेटा, इंक्लूड्स ही रहेगा, है ना. सो इंक्लूसिव डेफिनेशन है. पर्सन में कौन कौन आता है, तो इसका सोचने का ना एक तरीका है. ऐसा सोचो, आप खुद काम कर रहे हो तो आप हो इंडिविजुअल, फिर आपने आपका ना बिजनेस थोड़ा अच्छा लगा तो आप भाई बहन को भी लेकर आए तो आप बन गए, थोड़ा और बन गया, दोस्तों को भी लेकर आए, पार्टनरशिप फर्म, फिर बाहर वालों से पैसा ले रहे हो, अभी आप बन गए कंपनी. तो 4 चीजें हो गई. फिर है क्या बेटा, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. ऐसा बन के आपका पर्सन का डेफिनेशन ऑटोमेटिकली खत्म. फिर हम लोग ने देखा असेसी. फिर देखा असेसी में 2 पार्ट से बेटा, एक मीन्स है और एक इंक्लूड्स है. तो असेसी इज अ person who is liable to pay tax or any other sum under this act, but also includes 3 लोग. एक है तेरा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, दूसरा है एसएससी डिफॉल्ट एंड तीसरा है एनी पर्सन हु हैज डन व्हाट बेटा, जिसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स चालू हो चुका है. देन आए हम द डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग बोलता है प्रीवियस ईयर वो साल है जिसमें तूने इनकम कमाया, असेसमेंट ईयर वो साल है जिसमें तू सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स पे करना है. बट डेफिनेशन उल्टा बोला. डेफिनेशन बोला अपना फोकस है असेसमेंट ईयर पे. फॉर अस एवरी ईयर इज अ assessment year, always starting on the 1st April ending on the 31st of March. So the year which is preceding the assessment year is the previous year. Assessment year always 12 महीना, ना less से 12 महीना, ना more than 12 महीना. Previous year is equal to 12 months, could be less than 12 months, could not be more than 12 months. कब it could be less, तो बोला वही है, अगर न्यू सोर्स ऑफ इनकम या न्यू बिजनेस आता है तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट तभी से होगा जब न्यू सोर्स ऑफ इनकम या न्यू बिजनेस आया, चालू होगा उसका सक्सीडिंग 31st of March. That is how what we have concluded until now. ठीक है. अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपना बेसिक खत्म होके we will also be able to start with the residential status वाला चैप्टर. ठीक है. Thank you so much.